Hello, hello. Yes, ma'am. Good morning, Simran. Good morning, ma'am. आज देर लग गई क्लास लॉग इन करने में. Miss Vidya slowly. Good morning, Mukund. Yes. Good morning. Good morning, Ritik. Yes. Should we start now? Last class में हमने मनी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था. मनी चैप्टर. We have started in the last class. इसमें हमने बाटर सिस्टम वगैरह के बारे में बात करी थी एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी. आप लोगों ने पढ़ा है? मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके बारे में पढ़ने के लिए. यस या नो में तो जवाब दे दीजिए प्लीज. यस मैम. हाँ जी. तो एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया था? मनी का डेफिनेशन एक बार दोबारा से देख लीजिए और बेसिक फंक्शंस जो हमने फंक्शंस ऑफ मनी करा था उसमें प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिंजेंट फंक्शन. इसमें से हमने लास्ट क्लास में प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन कंप्लीट कर लिया था या कितना करा था कंप्लीट हमने लास्ट क्लास में? प्राइमरी फंक्शंस वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास. यस मैम. And what about the secondary functions? Store of value, standard of deferred payment, and the transfer of money. This is what we have done. We had to start with the contingent functions, है ना? यस मैम. कुछ और कंटीजेंट तो नहीं रह फंक्शन गया से था? स्टार्ट करना है. हाँ जी, कंटिजेंट फंक्शन से स्टार्ट करना था. एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि फंक्शंस ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं ये पहले वाला आप लोगों को वन लाइन में बता देती हूँ एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो अहेड विद द कंटिजेंट फंक्शंस. देख लीजिए पेज नंबर आपका होगा 94 होगा शायद. फंक्शंस ऑफ मनी. द नंबर वन वाज द प्राइमरी फंक्शन. जब आपको अगर याद हो तो जब हम बार्टर सिस्टम कर रहे थे तो बार्टर सिस्टम का जो एक एक पॉइंट था उसको हमने पिक करके हमने ओके इट इज 98. अगर उसको हमने बार्टर सिस्टम के एक एक पॉइंट को पिक करके हमने यहाँ पर बना दिया था उसका फंक्शंस ऑफ मनी. जितनी भी उसकी शॉर्ट कमिंग्स थी उन शॉर्ट कमिंग की वजह से ही दैट इज अ रीजन ना जो कि हमारा मनी जो है दैट केम इनटू द पिक्चर. ठीक है. इन द लास्ट क्लास वन ऑफ द स्टूडेंट मे बी लेटर ऑन ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि मैम मनी इवॉल्व हुआ था या इन्वेंट हुआ था. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता. उस स्टूडेंट ने अपने आप ही लिख दिया था स्टूपिड क्वेश्चन. नहीं, कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता. इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड यू नीड टू आस्क इट फ्रॉम मी. हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी मनी इवॉल्व हुआ था या इन्वेंट हुआ था? मैम इन्वॉल्व. इन्वॉल्व नहीं, इवॉल्व. EVOLVE. इन्वॉल्व इज अ डिफरेंट थिंग. INVOLVE की बात नहीं हो रही यहाँ पे. EVOLVE की बात हो रही है. बिकॉज इन द लास्ट क्लास अगेन एंड अगेन आई हैव यूज्ड द वर्ड इवॉल्व, नॉट दी इन्वेंटेड. जबकि बुक में कई कई जगह इन्वेंटेड भी लिखा हुआ है. वुड यू प्लीज टेल मी कि मनी इवॉल्व हुआ था या इन्वेंट हुआ था? इवॉल्व का मतलब क्या होता है और इन्वेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम जस्ट टेलिंग यू. इन्वेंट मीन्स समथिंग न्यू has come up which was not existing earlier. क्योंकि इन्वेंट और डिस्कवरी टू वर्ड्स होते हैं. डिस्कवरी मीन्स व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और हमने उसको ढूंढ के निकाला है. इन्वेंट इज व्हाट? इन्वेंट की हमारे पास में वो चीज पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी और हमने ऑल ऑफ अ सडन उस चीज को इन्वेंट किया है, बनाया है. ये पॉइंट क्लियर है इन्वेंट का? सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवॉल्व? इवॉल्व हम उस चीज के लिए यूज करते हैं व्हेन वी आर मेकिंग सम चेंजेस इन समथिंग and gradually it has taken the shape of the thing which it is today. इवॉल्व वो होता है जब हम किसी चीज में ग्रेजुअली कुछ चेंजेस करते रहते हैं, धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस होते हैं और वो फाइनली वो चीज है जो कि आज हम उसे देख रहे हैं. तो मनी के केस में भी हम इवॉल्व वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मनी जो था वो पहले किसी और फॉर्म में था, फिर किसी और फॉर्म में, और धीरे धीरे करके वो आज जिस डेट में है. आदर्श एक म्यूट कर लीजिए आप प्लीज. वो आज जिस डेट में है हम उसको हमारे पास में वो पिक्चर में आ गया है. सो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड इवॉल्व इन दिस. ठीक है? ठीक है.
Yes, हाँ, ये ma'am. सच में अगर आप बोल देंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं स्क्रीन पर किसको पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मेरे अलावा आप में से कोई भी अपना वीडियो भी ऑन नहीं करता। एटलीस्ट यस या नो करके एटलीस्ट वी कैन मेक द क्लास इंटरैक्टिव। ठीक है, प्लीज बी पार्टिसिपेटिव। यस, फंक्शंस ऑफ मनी में प्राइमरी फंक्शन था हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कौन एक्सप्लेन करेगा? यस, फटाफट प्लीज। यस, हु कैन एक्सप्लेन इट टू मी? प्रथम, प्रथम बजाज। हाँ जी, फंक्शंस ऑफ मनी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, एक्सप्लेन करिए प्लीज। मैम जो मनी होता है मैम वो फैसिलिटेट करता है मैम एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज मैम, जिससे अच्छा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होती। जी, वेरी गुड। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा किस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस वाली हमारे प्रॉब्लम को सर्व कर रहा था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हमारे पास में बार्टर सिस्टम में जो एक प्रॉब्लम थी, विच वाज द कोइंसिडेंस ऑफ अ वांट, द डबल कोइंसिडेंस ऑफ अ वांट, उसकी वजह से हमारे पास में जो प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर उसका बेसिक फंक्शन हो गया मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब पैसे देंगे हम उसे, मनी देंगे, और उसके बदले वी आर गोइंग टू टेक सम गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में कहा था, वैसे हमने डिस्कस कर लिया था ये उसके बाद में, कि लास्ट जो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बुक में वो आप जरूर पढ़ लेंगे। यस, नेक्स्ट था मेजर ऑफ वैल्यू। कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रीति, प्रीति मौर्य। मैम मेजर ऑफ वैल्यू में जैसे हम बार्टर सिस्टम है मैम, हर किसी भी वैल्यू जो उस गुड्स थी उसके हम वैल्यू नहीं लगा पाते थे कि किसकी कितनी वैल्यू है। हम इसमें मेजर कर सकते हैं कि किस गुड्स की हम कितनी वैल्यू लगा सकते हैं, तो हम So इसमें what is the मेजर कर one सकते word? हैं। What is the one word which you are going to use in this case? मैम क्या लास्ट वर्ड क्लास यूज? में एग्जिट हो गई थी, इसलिए मेरे को नहीं पता, अपना आप ही एग्जिट हो गई थी प्राइस। लास्ट क्लास में। प्राइस। Ma'am, प्राइस इज द money वर्ड। यस मैम, type प्राइस। प्राइस। हाँ जी, प्राइस मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको प्राइस की एक डेफिनेशन बताई थी। प्राइस इज द मनी टैग अटैच टू अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने आपको बताया था। प्राइस इज अ मनी टैग, एक मनी का ही तो टैग है विच इज बिन अटैच टू अ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेजर ऑफ वैल्यू में हम हर एक चीज को, जो कि हमारी एक बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, उसको किसने सॉल्व किया? हमारा मेजर ऑफ वैल्यू में, क्योंकि हमने अब हर चीज को प्राइस टैग दे दिया। इस वजह से हमें इजी हो गया कि किसी चीज की क्या वैल्यू है, डायमंड की क्या वैल्यू है, पेन की क्या वैल्यू है, बुक की क्या वैल्यू है। दिस इज ऑल व्हाट यू कैन टेल बाय लुकिंग एट द प्राइस टैग। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। यस, स्टोर ऑफ वैल्यू कौन बताएगा? राजीव शर्मा। राजीव शर्मा। रोहित। रोहित। बार्टर सिस्टम में मैम हम कोई भी गुड्स स्टोर नहीं कर सकते, तो मैम मैम मनी के आने से मैम हम किस मैम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इन द सेंस जैसे मैम गोल्ड खरीद के। और या हम सीधे मनी को भी स्टोर कर सकते हैं? यस मैम। यस वी कैन। सो इसलिए यहाँ पर हमारे पास में स्टोर ऑफ वैल्यू आ गया। वेरी गुड। क्योंकि हमारे पास में बार्टर सिस्टम में क्या था? बार्टर सिस्टम में हम किसी भी चीज को स्टोर जो है वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ द कमोडिटीज विच वर पेरिशेबल इन नेचर। तो यहाँ पे जब हम गुड्स को स्टोर कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आ गया स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट था हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड पेमेंट? आसिफ मलिक। Ma'am, हाँ जी, बोलिए आसिफ। मैम डेफर्ड पेमेंट का जो मतलब है कि हमने पहले कुछ चीज़ें खरीदी है और उसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे। जी, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज मैंने किसी से 10,000 रुपीज लिया है, उसको अब 10,000 मुझे बाद में पे करना है, तो वो मैं उसको धीरे धीरे करके उसे पे बैक कर दूंगी। सो दैट इज व्हाई इट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी में हमने क्या पढ़ा था? यस मुकुंद, ट्रांसफर ऑफ मनी क्या था? ma'am, money में ट्रांसफर हो जाती है पर्सन टू पर्सन में। और एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से लेके जा सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी हो रहा है। सो Yes, इससे ma'am. हमारी ट्रांजैक्शंस जो होती है वो काफी इजी हो जाती है। सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द कंटिंजेंट फंक्शंस। यस, कंटिंजेंट फंक्शंस क्या होता है? इसमें नंबर 1 है हमारे पास में मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? देखिए, नेशनल इनकम होता है एक कंट्री की पूरी इनकम। ठीक है, अगर आपने कहीं पर भी नेशनल इनकम को देखा हो तो उसमें किस तरीके से होता है? पहले गुड्स को डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में सपोज मेरी कंट्री में A to Z डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज प्रोड्यूस होती हैं।
होती है ना, एक कंट्री में अलग अलग कमोडिटीज प्रोड्यूस होती यस है, मैम। एक Yes, पेन ma'am. पेंसिल से लेके, एक नॉर्मल पेन से लेके कार, एरोप्लेन, सब कुछ बनता है। तो ये जितना भी प्रोडक्शन होता है डिफरेंट गुड्स एंड कैटेगरीज का, कैन वी पुट ऑल द प्रोडक्शन इन वन कैटेगरी? नहीं, हमारी सारी की सारी कैटेगरीज जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम अलग अलग कैटेगरी में लिखते हैं। सपोज अगर मैं पेन कहूँ तो पेन हमारा सपोज 1 क्विंटल बना है, रजिस्टर कहे तो 2 क्विंटल बना है। इस तरीके से सबकी क्वांटिटीज लिख देते हैं। फिर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? उसके प्राइस से, ठीक है। और उसके बाद में जो फाइनल सबको प्राइस को हम ऐड ऑन करते हैं, देन व्हाट डू वी गेट? एक जो नॉर्मल तरीका है, मैं नेशनल इनकम वो वाला तरीका नहीं बता रही आपको जो शायद आप लोगों ने 12th में पढ़ा हो, मैं बिल्कुल आपको लेमैन लैंग्वेज की टर्म्स में बता रही हूँ। उन सबको जब आप ऐड करते हैं देन यू विल गेट द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम फाइनली कितनी होती है? 1 लाख करोड़, 2000 करोड़ और समथिंग लाइक दैट। दैट मीन्स यू आर अगेन मेजरिंग इट इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में आप इसे मेजर कर रहे हैं ना। गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में भी होता है और ये मनी की टर्म्स में भी होता है। तो आ गया मनी का यूज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट? कंटिंजेंट मतलब एग्जिस्टिंग ओनली इफ। हमारे पास में जो मनी का ये बेसिक फंक्शन तो नहीं है ना, हर कोई इसे यूज नहीं कर सकता। आप, मैं, हम जैसे जनरल लोग जो है या कॉमन मैन जो है वो इस चीज को यूज नहीं करेगा। नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म होता है जो कि हायर लेवल पर यूज होता है। तो वहां पर इट बिकम्स अ कंटिजेंट फंक्शन की जरूरत होगी तो ये वहां पर इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए फटाफट। मैम बाकी कंटिंजेंट स्टूडेंट्स का ने मतलब बताना। कंटिंजेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग ओनली इफ। मैं एक मिनट ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ। यस, नेक्स्ट है मेरे पास में मनी इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटीज। यस, हमने एक बात है लास्ट क्लास में या लास्ट 1-2 क्लासेस से पहले मैंने आपको एक यूटिलिटी और प्राइस के बारे में जब हमने बात करी थी, कौन से चैप्टर में बात करी थी? फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी या कुछ सेकंड चैप्टर में बात करी थी? जब मैम हमने ये फर्स्ट में। कहा था कि एक फर्स्ट चैप्टर इंसान में। कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हुए वो उस चीज को क्या देखता है? उस चीज का प्राइस देखता है और क्या देखता है? अगर आपको याद हो तो हमने यूटिलिटी के बारे में बात करी थी। लेट मी डू सम रिवीजन ऑफ दिस। अगर मैंने आपसे कहा था कि सपोज ये पेन जो है ये 10 रुपीज का है, अगर इससे मुझे 10 रुपी की ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सेटिस्फेक्शन के लिए अब हमने वर्ड यूज किया था यूटिलिटी। इफ द सेटिस्फेक्शन इज सेम देन ओनली आई विल गो एंड परचेज इट। एंड अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के मुझे उससे सिर्फ 5 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगी। या 10 रुपए की चीज खरीद के मुझे अगर 20 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है देन बट ऑफ कोर्स आई विल गो अहेड विद द प्रोडक्ट। मैंने शायद आपको इसको एक मूवी के कंटेक्स्ट में आपको एक एग्जांपल दिया था। कभी कभी हम जब थिएटर से मूवी देख के निकलते हैं तो हम एकदम कभी कभी हमारे मुंह से एकदम निकलता है कि यार दिस वाज नॉट द वर्थ फॉर आवर मनी। 200 रुपए की टिकट होती है, 250 रुपए की टिकट होती है, तो उसके बाद में हम क्या कहते हैं कि ये हमारे मनी का वर्थ नहीं था। एंड समटाइम्स वी से कि यार पैसे वसूल हो गए। क्या होता है वो? क्योंकि हम उसको किससे कंपेयर कर रहे होते हैं? मनी को। हम उससे उसकी सेटिस्फेक्शन और द यूटिलिटी हमें जो मिलती है हम उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जहां जहां पर प्राइस और यूटिलिटी सेम होता है या इक्वल होता है, हम मतलब मी बीइंग अ कंज्यूमर, हम तभी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और अगर हमें उससे यूटिलिटी कम मिल रही होती है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। याद आ गया? ये हमने पढ़ा था पहले भी। Yes, याद ma'am. आ गया Yes, या ma'am. नहीं? यस, गुड। तो इसमें हमने क्या बात कही है? हमने किन 2 वर्ड्स के बारे में बात करी है? हमने एक वर्ड के बारे में बात करी है, दैट इज प्राइस। द अदर वन इज द मार्जिनल यूटिलिटी। और ये प्राइस क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको? प्राइस इज द मनी टैग। आ गया मनी वर्ड बीच में, ठीक है? तो इट विल बिकम अ फंक्शन ऑफ मनी। यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ मनी बन जाएगा। जब हम प्राइस को अपनी यूटिलिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं, जस्ट जब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमें उस प्रोडक्ट को खरीदना है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया? मनी को कंसिडर किया है इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द प्राइस। प्राइस जो है दैट इज ऑल्सो मनी फॉर्म। ये हमने करा था ना लास्ट क्लास में।
प्राइस जो होता है वो मनी फॉर्म होता है, लास्ट या लास्ट टू लास्ट कुछ ऐसे ही था। यस मैम। ठीक है, लिखिए इसे प्लीज, एक मिनट, यहाँ पर कहीं पर एरो करके छोटा सा लिख लीजिए, द थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू जस्ट नाउ। और मेजर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप कब कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है व्हेन दी, यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? मैंने बताया था आप लोगों को, डिमांड और सप्लाई कंज्यूमर जब आ इक्विलिब्रियम कब जाती है। होता है? व्हेन द प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन पी इज इक्वल टू एम यू। जब प्राइस और यूटिलिटी सेम होगा तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, प्राइस ज्यादा होगा और उसकी यूटिलिटी कम होगी तो हम वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। याद आ गया प्लीज? नेक्स्ट क्या हमारे पास में होता है? नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ अ क्रेडिट। जब हम हमारे पास में गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट नहीं सॉरी, जब हम बैंक्स के पास में, अगर हम मनी के बारे में बात करें बट ऑफ कोर्स बैंक विल कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, जब हम बैंक के पास में जाते हैं कुछ भी क्रेडिट लेने के लिए तो वो हमें किस फॉर्म में देता है? यस, बैंक के पास जब हम पैसा लेने चेक। के लिए जाते हैं तो वो हमें किस फॉर्म में देता है? वो हमें मनी की फॉर्म में देता है। मनी मीन्स हमें वो उसी समय, जैसे मैंने अगर बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए गई हूँ, विल दे गिव मी द हार्ड कैश ऑफ 2 करोड़ रुपीज? नो, दे विल क्रेडिट इट इन माई अकाउंट सो दैट आई कैन यूज इट। ठीक है, लेकिन है तो वो मनी ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम किसी से लोन के बारे में बात करते हैं या क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट यहाँ पर मतलब है उधार, उधार के बारे में जब हम बात करते हैं देन वी टेक द मनी फ्रॉम द अदर पर्सन। ठीक है, एंड इन दिस केस इट इज द बैंक। बैंक से हम क्रेडिट ले रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है दैट इज ओनली रिलेटेड टू द बैंक। क्लियर अमन? क्लियर? यस मैम। अमन रॉय? मैम नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी द मीनिंग ऑफ अ लिक्विडिटी? इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश, जो जल्दी से कैश हो जाए, कैश होते हैं maybe। जैसे कैश Yes. कन्वर्ट हो जाए। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। ये हटाना बंद। आप अपने आप को अनम्यूट कर तो रहे हैं बट यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। प्रीति, मुकुंद, अभी आपने अनम्यूट किया था शायद, अमन आपने भी किया था। यस मैम। इन द फॉर्म ऑफ नहीं, कैश। मुझे आवाज नहीं आ रही। कैश। मुकुंद, मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही। हेलो। चलिए, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? दैट इज मोर Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट कि मेरी आवाज आपको आनी चाहिए। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम। यस मैम। सिर्फ मुझे आपकी Yes, आवाज भी ma'am. नहीं आ रही। चलिए, मेरी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। उतना भी चल जाए वो भी बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास में लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी होता है मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड एसेट। अगर हम कभी भी कहें जैसे हमें ऑल ऑफ अ सडन कभी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, तो आप फटाफट क्या करते हैं? पर्स में जितना भी आपके पास में हार्ड कैश होता है आप उसे काउंट करते हैं। कभी ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो विल यू कंसिडर द डेबिट कार्ड और द क्रेडिट कार्ड एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम? कभी आपको इमीडिएट अगर कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आज की डेट में भी हार्ड कैश आता है। घर से जब आप बाहर निकलते हैं, ऑल दो यू आर कैरिंग डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और एक्स वाई जेड काइंड ऑफ अ कार्ड्स, तब भी आप लास्ट में ये जरूर देखते हैं कि आपके पॉकेट में कितना हार्ड कैश पड़ा हुआ है, कितना 500 का, ये 100 का नोट पड़ा हुआ है। व्हाट डज इट शो? दैट इट शोज कि आपको एक लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? व्हेन यू कैन गिव दैट पर्टिकुलर मनी टू गेट समथिंग immediately. मनी, द हार्ड कैश इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म। लिक्विडनेस, हाँ जी कह सकते हैं आप, लेकिन लिक्विड फॉर्म इन द सेंस कि उसको इमीडिएटली देखिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपको डेबिट कार्ड से नहीं मिलेगा या क्रेडिट कार्ड से नहीं मिलेगा या किसी और चीज से नहीं मिलेगा, बट जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म हमेशा मानी जाती है दैट इज द हार्ड कैश और द कॉइन्स विच आर देयर इन योर पॉकेट, जिसको आप इमीडिएटली देके गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। अगर आप लोग अकाउंट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट में हम एक वर्ड लिखते हैं, कैश इन हैंड। बैलेंस शीट में वर्ड आता है ना कैश इन हैंड? यस यस मैम। और नो? यस, Yes, वेरी गुड खुशी, आता है। क्यों लिखते हैं कैश इन हैंड? कि भाई हमारे हाथ में लिक्विड कैश कितना है। क्लियर? ये हमारे पास में हो गया है कंटिंजेंट फंक्शन 1 2 3 4। नंबर 1 हमने किया मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेशनल इनकम। नंबर 2 हमने किया मनी इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटी।
नंबर 3 हमने किया है बेसिस ऑफ क्रेडिट, नंबर 4 हमने किया है लिक्विडिटी। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास में कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है? देखिए, मनी सप्लाई, सप्लाई का मतलब हमने क्या लिखवाया था, सप्लाई का क्या मतलब होता है, पूरे का पूरा जो होता है कौन हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई देखता है, एनी बैंक और जस्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रीति, यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे, आई डू नॉट नो द रीजन बट यू आर रिजर्व नॉट बैंक ऑडिबल। ऑफ इंडिया। अरे मनी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल, मनी इज नॉट फॉर सेल। नो मैम, नो मैम। हाँ जी, आरबीआई, सहज, यू आर राइट। आरबीआई, आरबीआई क्या है, व्हाट इज आरबीआई सप्लाई? मैं अभी बताती हूँ, एक सेकंड सुनिए। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्या है? ये एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक मतलब सुप्रीम अथॉरिटी है, ये ऑटोनोमस बॉडी होती है। हम इसको ये मानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम दी गवर्नमेंट। वो बात अलग है कि ऑफ द रिकॉर्ड, बट ऑफकोर्स गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है आरबीआई पर, बट क्योंकि आरबीआई को हम क्या मानते हैं, इट इज वन ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी जो पूरी की पूरी कंट्री में मनी या मनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं ये उसको देखता है। आरबीआई, यस, ये जो सब आप डेफिनेशन दे रहे हैं आदर्श और द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का बेसिक फॉर्म, बेसिक नंबर काम बता रही हूँ राधा। अच्छा, आरबीआई इज द ओनली वन जिसको नोट इशू करने की अथॉरिटी मिलती है। ठीक है, लाइक मैं अगर एचडीएफसी में हूँ, क्या मैं नोट प्रिंट कर सकती हूँ? नो, आई कैन नॉट डू इट इवन दो आई एम अ बिग बैंक। एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आर कंट्रीज द नंबर 1 बैंक इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 1 बैंक क्यों है? बिकॉज इसका जो एसेट का स्ट्रक्चर है या टर्नओवर जो है, दैट इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू इवन एनी ऑफ द प्राइवेट बैंक। आप कहीं पर भी चले जाएं, कहीं कितने भी आइसोलेटेड एरिया में, कितने भी दूर दराज वाले एरियाज में भी क्यों ना चले जाएं, यू विल डेफिनेटली फाइंड वन ऑफ द एसबीआई ब्रांच। वो आपको जरूर मिलेगी, चाहे उसमें एक इंसान बैठा हो चाहे 2 इंसान बैठे हो। यस, गुडविल है स्टेट बैंक की, लेकिन स्टेट बैंक में एक उसकी जो मेन बात है उसमें रीचेबिलिटी है। जितना भी रूरल एरियाज में है वहां पर आपको एचडीएफसी आईसीआईएन नहीं दिखेगा, वहां पे क्या दिखेगा आपको? वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा। आरबीआई डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। आरबीआई कभी भी पब्लिक के साथ में डायरेक्ट डील नहीं करता। यस हिमांशु, बुक के सारे टॉपिक्स करने हैं, जो नहीं करना होगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। यस, so number 1 here what we are going to we are studying, it is the components of money supply. मनी सप्लाई वर्ड को आप किससे देखेंगे? मनी सप्लाई एंड स्टॉक। आपको याद है मैंने सप्लाई और स्टॉक का इनिशियली आपको मतलब बताया था। स्टॉक क्या होता है? जो चीज प्रोड्यूस होती है एंड स्टिल इट इज विद इन द एरिया of the producer, that is not came to the market for sale. ये goods and services के लिए वर्ड मैं अप्लाई कर रही हूँ, मनी के लिए नहीं अप्लाई कर रही। और सप्लाई क्या होता है? सप्लाई वो होता है which finally comes into the market for sale. तो स्टॉक में से ही हमारे पास में जो है, जो स्टॉक है उसी से ही हमारे पास में वो निकलेगा। हमारा जो मनी सप्लाई होता है दैट इज द पार्ट ऑफ अ मनी स्टॉक, स्टॉक का ही पार्ट होता है। एक बार लिख लीजिए पूरा का पूरा डेफिनेशन प्लीज मनी सप्लाई का। दी मनी सप्लाई, वन लाइन ही है, अगर आपको बुक में कहीं स्पेस है, ऊपर में जो थोड़ा सा स्पेस है वहां पे देख सकते हैं। दी मनी सप्लाई इज दी entire stock of the currency and other liquid instruments circulating in a country's economy
at a particular time. ठीक है, प्लीज रिपीट. हाँ जी कर रही हूँ. द मनी सप्लाई इज द entire stock of currency and other liquid instruments circulating in a country's economy at a particular time. आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया है. इसका क्या मतलब है? मनी सप्लाई वो है जो पूरे के पूरे स्टॉक में से हमारे पास में जो मनी अब सर्कुलेट हो रही है. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड सेल, जो कि हम स्टॉक या सप्लाई के टर्म में यूज करते थे, वहां पे सेल वर्ड था. यहाँ पर अब हम क्या वर्ड यूज करेंगे? जब हम मनी वर्ड यूज करते हैं तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं सर्कुलेटिंग. गरिमा क्या कह रहे हैं? मैम द स्टूडेंट्स व्हाट? Unmute yourself and you can say it. मुझे पता नहीं चल रहा. कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? That you're not been able to communicate with me? Yes. Okay. हाँ जी. हमारे पास में मनी सप्लाई में कौन कौन से क्या क्या चीजों को हम मनी सप्लाई के अंदर कंसीडर करते हैं? देखिए, जितनी भी हमारे पास में करेंसी सेंट्रल बैंक जो होता है वो इश्यू करता है. अब आपको ये भी बात पता है कि जितनी भी करेंसी इश्यू करता है, इज इट द सेम वन? आप जो आरबीआई है वो ऑफ एंड ऑन, मतलब मोर और लेस आप कह सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस वो करेंसी इश्यू करता है. तो आप वो नई करेंसी लेने के लिए कि आरबीआई के डोर पे जाके खड़े होते हैं? नहीं. या आपकी पॉकेट में इस समय जितनी भी करेंसी पड़ी हुई है, इज इट द थिंग विच यू हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द आरबीआई? नो. ये पूरा का पूरा जो हमारा चेन है, जो मेरी इकोनॉमी में मनी फ्लो होता है, अगर आपको याद हो तो शायद आप लोगों ने इसे अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हो. नहीं तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको. जो आपके पास में मनी फ्लो हो रहा होता है पूरी की पूरी इकोनॉमी में, उसके थ्रू आपके पास में पैसा आता है. जैसे कि लेट मी टेल यू वन एग्जांपल. ए ने बी को, ए टू बी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है. और कोई भी ट्रांजैक्शन में क्या चीज होती है? एक्सचेंज होता है. एक तरफ से मनी जाती है और दूसरी तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज आता है. यही होता है. फिर उसके बाद में जब बी को मनी मिला तो क्या वो अपने पास में उसे संभाल के रख लेगा? कभी भी उसे यूज नहीं करेगा? ऐसा नहीं होता. आपके पास में जो कि मनी आज है, या 10 रुपए का नोट या 2000 का नोट भी अगर आपके पास है, ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास नहीं रहेगा. बट ऑफ कोर्स आप जब भी उसे मार्केट में जाएंगे, यू आर गोइंग टू यूज इट टू परचेज एनी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. और आप जिस इंसान को ये पैसा देते हैं, क्या ये उस इंसान के पास में रहता है हमेशा के लिए? नो. वो इंसान भी इसे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज करेगा. तो दैट मीन्स इस तरीके से मनी पूरे के पूरे इकोनॉमी में फ्लो करती है. ठीक है. एक के हाथ से जब दूसरे के हाथ में मनी जाती है तो बदले में गुड्स एंड सर्विसेज भी एक्सचेंज होता है. यस और नो? अगर एक इंसान दूसरे को मनी दे रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसे गुड्स एंड सर्विसेज भी तो मिल रहा है. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये है मनी फ्लो. इसको लिख लीजिए प्लीज कहीं पर. मनी एक हैंड से दूसरे हैंड में अगर जाती है तो बदले में गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं. और एक इकोनॉमी में, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक इकोनॉमी में जितनी बार द नंबर ऑफ टाइम्स द मनी इज चेंजिंग हैंड्स, द नंबर ऑफ टाइम्स, लिख लीजिए प्लीज, द नंबर ऑफ टाइम्स money is changing hands is called velocity. ये velocity साइंस का वर्ड है, but yet it is being used in the commerce and economics. The number of times money is
चेंजिंग हैंड्स, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अभी जो मैंने आपसे 2000 रुपी नोट के बारे में बात करी थी, ये 2000 रुपी नोट आपने आरबीआई से नहीं लिया, आपने भी किसी और इंसान से लिया है और उस इंसान ने किसी और इंसान से लिया है। सपोज ए ने बी को 2000 रुपये दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, बट ऑफ कोर्स इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है या नहीं प्रीति? यस है या यस नहीं? मैम, यस मैम। यस इट इज देयर। तो फिर आपने उसमें क्या किया? जितनी बार भी गुड्स एंड सर्विसेज, ए ने बी को दिया 2000, बी ने सी को दिया 2000, सी ने डी को दिया और डी ने ई को दिया, इस एक सिंगल 2000 के नोट ने, सिंगल एक की बात कर रही हूँ, विद हैविंग अ वन करेंसी नंबर, हर 2000 के नोट पर या हर करेंसी के ऊपर एक डिफरेंट नंबर होता है जिसको हम करेंसी नंबर कहते हैं। इस समय मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं एक ऐसे 2000 के नोट के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी करेंसी नंबर एक ही है, मतलब सिंगल एक नोट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। हिमांशु वॉइस क्रैक, तो इज इट विद द रेस्ट ऑफ द वन आल्सो? हिमांशु आप थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज कर लीजिए, मोटर सेकंड से थोड़ा सा कभी कभी नेट में इशू हो जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। जब ए से लेके ई तक ट्रांजैक्शन हुई तो इस 2000 के नोट ने क्या किया है? इस 2000 के नोट ने 5 बार गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करवाई हैं, सेम 2000 के नोट में। ठीक है, दैट मीन्स इस 2000 के नोट ने मुझे 10,000 के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करवाए हैं। यस और नो? 2000 के नोट ने एक्चुअल में मुझे 10,000 का काम किया है, 10,000 के गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं। एंड बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि एक इकोनॉमी में सिर्फ करेंसी 5 बार मूव नहीं करती, वो बहुत बार मूव करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। तो एक बार सोचिए, एक करेंसी नोट हैविंग वन नंबर, सिर्फ एक ही नोट के बारे में बात कर रही हूं मैं, कितनी बार हैंड्स चेंज करता है? जितनी बार भी वो हैंड चेंज करेगा, ये 2000 रुपी के नोट ने, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया इसने 5 बार इट हैज चेंज्ड हैंड्स, नंबर ऑफ अ टाइम्स इट हैज सर्कुलेटेड। so that means 2000 multiplied by 5 is equal to 10,000। तो ये 5 क्या है? this 5 is the velocity, this 5 is the velocity, the number of times that money has changed hands। लिख लीजिए प्लीज, बहुत जरूरी कंसेप्ट है, और जिसको नहीं समझ में आया कुछ तो मुझसे पूछ लीजिए, अपने रजिस्टर में विद एग्जांपल लिख लीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बाकी किसी और क्लास में भी हो रहा है क्या? नॉट बीन एबल टू ज्वाइन? स्टूडेंट्स आर स्टिल सेंडिंग द मैसेज, नॉट बीन एबल टू। यस, सारी क्लासेस में हो रहा है क्या ये वाली चीज? Because quite a good number of students have sent this message that not able to join or something. मैं कुछ कह नहीं सकते, कभी पूरा हट गया। ठीक है, आपने ये लिख लिया पूरा का पूरा प्लीज, वेलोसिटी का मीनिंग लिख लिया? आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, चलिए फर्दर करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, जहां पर इन्होंने लिखा है करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? मेरी कंट्री में दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी है आरबीआई। देखिए, सेंट्रल बैंक इज द वर्ड विच इज बीन यूज्ड फॉर द मेन बैंक। मेरी जैसी कंट्री है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे यूएस है वहां पर वर्ड है सेंट्रल बैंक। ठीक है, हर एक कंट्री की जो एपेक्स बॉडी है उसका नाम जनरली रिजर्व बैंक है या है सेंट्रल बैंक। ठीक है, मेरी कंट्री में बाय चांस ये दोनों बॉडीज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेन एपेक्स बॉडी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली अ नेशनलाइज्ड बैंक, वो मेन एपेक्स बॉडी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर बैंक। तो कहीं कहीं पर जहां पर भी आपको ये सेंट्रल बैंक लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
नहीं है। Here what they are trying to say, they are talking about the Reserve Bank of India. Clear? They are talking about the Reserve Bank of India. लिख लीजिए प्लीज इसको एरो करके, जहां पर नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक में लिख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या करेंसी इशू करता है? आपके हाथ में इस समय जितनी भी करेंसी नोट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ से आए हैं? वो सब के सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आए हैं। कॉइन्स भी हैं। कॉइन्स कौन वो करता है? कॉइन्स हमारी कंट्री में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में है। जैसे अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा, दिल्ली में ये सेक्टर 2 नोएडा जो है, वहां पर टकसाल, जो हिंदी का वर्ड है टकसाल, बनी हुई है किस चीज की? कॉइन्स इशू करने की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स इशू करने की अथॉरिटी है, जो कि वो टकसाल है। पूरी कंट्री में ऐसी 4 टकसालें हैं जहां पर कॉइन्स इशू करते हैं। कॉइन्स का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या इशू करता है? लेकिन जब करेंसी इशूड का वर्ड आता है, बिकॉज कॉइन्स भी तो सर्कुलेट होते हैं ना मार्केट में, और कॉइन्स अगर आपके पास में 10 रुपी का कॉइन है तो बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज। सो दैट मीन्स दैट विल ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मनी सर्कुलेटेड। ठीक है, वो वहां पर करेंसी सर्कुलेटेड या मनी सर्कुलेटेड के पार्ट में कंसीडर किया जाएगा। अभी मैं नोट इशूइंग के बारे में बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन से कि यहाँ पर जो कॉइन्स जो होता है वो इशू कौन करता है? हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। वैसे सब कुछ आरबीआई करता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये 1000 का नोट हटा दीजिए। ये 1000, इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है ना, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, इसमें जो 1500 150 लिखा हुआ है ना, इसमें 1000 के बदले 1000 तो पहले था ना डिमोनेटाइजेशन से पहले। अगर आप लोगों की बुक में 2000 लिखा है तो ठीक है, नहीं तो इस 1000 को काट के 2000 कर दीजिए प्लीज। ठीक है, और उसके बाद में होता है डिमांड डिपॉजिट। यस, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? रजिस्टर निकालिए, लेट मी मैम चेक। टेल यू समथिंग अबाउट इट, वेट अ सेकेंड। हम डिमांड डिपॉजिट और इसमें टाइम डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। वेट oops. Wait. Is it visible? Is it visible? Yes, ma'am. No? यस मैम। यस मैम। Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, अच्छी बात है। देखिए प्लीज इसको अपने पास में रजिस्टर में भी लिख लीजिएगा। मेरे पास में यहाँ पर दो चीजें होती हैं। जब मेरे पास में डिपॉजिट आता है, प्लीज अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा, जब भी हमारे पास में डिपॉजिट आता है, डिपॉजिट क्या होता है? दैट मनी विच, यहाँ पर हम मान लेते हैं मनी विच वी आर टेकिंग इट टू द बैंक, जो हम बैंक में पैसा लेके जा रहे हैं उसको हम कहते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट दो तरीके का होता है। वन इज द टाइम डिपॉजिट, रजिस्टर में लिख लीजिएगा प्लीज। द अदर वन इज द डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है? दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? इज इट विजिबल? यस मैम। ओके, गुड। अब आपके पास में जो टाइम डिपॉजिट होता है और डिमांड डिपॉजिट जो होता है, इसका मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टाइम डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? एज द नेम सजेस्ट, जो आपने एफडी वर्ड सुना है आपने, जिसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, इसको हम एफडी कहते हैं। क्या चीज होती है टाइम डिपॉजिट? जब हम कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हैं फॉर द फिक्स्ड
टाइम पीरियड, फॉर द फिक्स्ड टाइम पीरियड, तो उसको कहते हैं हम टाइम डिपॉजिट। फिक्स टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? मैंने जैसे बैंक में पैसा दे दिया 5 साल के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, इस तरीके, या 5-6 महीने के लिए भी सही, ठीक है। जब मैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए कोई भी पैसा डिपॉजिट करती हूँ तो इट विल बी टर्म्ड एज टाइम डिपॉजिट। जैसे कि आपने सुना होगा एफडी, आपके घर में कभी कभी आपने वर्ड यूज करा, सुना होगा, रादर यूज तो नहीं किया होगा, रादर फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? यस, आप में से कितने लोग कभी बैंक जाते हैं? कभी बैंकिंग की मैम ट्रांजेक्शन देखी है आप लोगों ने? कुछ करी है क्या कभी यस ट्रांजेक्शन, मैम। या सिर्फ मम्मी या पापा के साथ जस्ट चले जाते हैं? देखिए, अब आप लोग काफी बड़े हैं, यू शुड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बैंक, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको कि बैंक किस तरीके से काम करता है, क्या उसमें होता है। सिर्फ चेक डिपॉजिट करने के लिए उसका जो फॉर्म होता है सिर्फ उसको फिल कर देना, उसको हम बैंक में जाने का काम नहीं करते। स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे? इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? अब ध्यान से सुनिए, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट होता है, मैं आपको पुराने टाइम का बता देती हूँ, इसी तरीके से ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सेम चीज होती है। पहले हार्ड कॉपीज होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सेम चीज होती है। व्हाट डज इट से? यहाँ पर डेट मेंशन होती है, यहाँ पर नेम मेंशन होता है, यहाँ पर आपका एड्रेस मेंशन होता है, यहाँ पर 4-5 कॉलम्स बने हुए होते हैं। क्या क्या कॉलम्स होते हैं? यहाँ पर एक होता है अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट, जितने की हम एफडी करवा रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, जितने की हम एफडी करवा रहे होते हैं, यहाँ पर वो वाला अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है? कितने टाइम पीरियड के लिए करवा रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उस तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ पर हमारे पास में लिखा जाता है इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा जाता है। सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैंने 10,000 रुपए की एफडी करवाई है बैंक में। दिस इज माय नेम, दिस इज माय एड्रेस, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर टाइम क्या है? सपोज मैंने 1 ईयर के लिए करवाई है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा 1 ईयर। इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट इज सपोज 6%, ठीक है। यहाँ पर आएगा मैच्योरिटी अमाउंट, की मतलब जब ये 10,000 की एफडी 1 साल बाद मुझे मिलेगी तो कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा? दैट वुड बी 10,600 अप्रॉक्स, ठीक है। अब इसके बाद में 2 कॉलम्स और होते हैं, वो होता है, एक होता है मेरे पास में डेट ऑफ इशू। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जिस दिन मैंने बैंक में जाके बोला जी मेरी एफडी बना दो, वो उसी समय बना रहे हैं। हो सकता है वो उस डेट को बनाए या हो सकता है वो उससे नेक्स्ट डेट को बनाए, ठीक है। लेकिन आपके पास में कहीं पर रिटर्न होना चाहिए। यहाँ पे जो डेट लिखी हुई होती है दैट इज की आपने जिस दिन शायद उसका प्रिंट आउट लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो डेट ऑफ इशू होती है वो कौन सी होती है? ये जो डेट ऑफ इशू होती है जिस दिन आपकी ये एफडी बनी है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे डेट ऑफ इशू। सपोज आज की डेट है 19/10/2020। अगर मैंने 1 ईयर के लिए बनवाया है तो यहाँ पर मैच्योरिटी डेट कितनी हो जाएगी? 19/10/2021, यही हो जाएगा। ये पूरी की पूरी जो डिटेल है ये होती है आपकी फिक्स डिपॉजिट में। यहाँ पर बैंक का अपना स्टैंप लगा हुआ होता है, सपोज एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे स्टैंप लगा हुआ होगा, और इसके बैक साइड में पूरी की पूरी आपकी नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। एंड प्लस वन मोर थिंग, आपको कहा जाता है नॉमिनेशन के बारे में भी बात करी जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनेशन? नॉमिनेशन मैम क्या अगर होता है? चलते हुए किसी की नॉमिनेशन डेथ वो हो होता जाए, है जब जिसका अकाउंट है, जिस वो किसी और इंसान को, इन द केस ऑफ एनी कंटिंजेंसी, बेसिकली द डेथ, वो ये कहता है कि ये पैसा मेरा इस इंसान को मिल जाना चाहिए। अगर आप लोगों ने या आपके पेरेंट्स वगैरह ने भी अगर कभी भी नॉमिनेशन का फॉर्म नहीं भरा हुआ
तो प्लीज डिपॉजिट करिएगा। आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन HDFC बैंक, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या था, बहुत सारे लोग हमारे पास में ये आ जाते थे कि खुदा ना खास्ता किसी के घर में कुछ हो जाता था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता था कि उनके स्पाउस या उसने इतनी FD बनाई हुई है, ठीक है। और सेकंड, अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो, हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? यस, आर यू ऑल फेसिंग सम प्रॉब्लम और इज इट ओनली जस्ट वन और टू? यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वन सेकेंड मैम, फोन का वॉल्यूम अप कर लीजिए, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है। मेरी तरफ, मेरे एंड पे ये प्रॉब्लम है क्या? आई अफ्रेड सो, वी कैन लिसन यू। हाँ जी, अब बोलिए जरा, एनीवन, एनीवन प्लीज स्पीक अप। हाँ जी, हाँ जी, यू आर राइट, यू आर हेलो राइट, यू आर राइट। हेलो हाँ जी, वो मेरे एंड पे ही हेलो मैम। प्रॉब्लम थी, यस मैम। ठीक है। मेरे एंड पे ही प्रॉब्लम थी, थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे बता दिया। ये अब मेरा स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया। यस, इज इट विजिबल ना? यस मैम। ठीक यस है। मैम। यस यहाँ पर जो मैम। नॉमिनेशन होता यस है, मैम। नॉमिनेशन के उसमें क्या होता है कि जैसे खुदा न खास्ता किसी का मतलब डेथ हो जाता है, तो हमें जो होता है, बीइंग अ बैंकर जो है, कोई भी इंसान अगर आके ये कह दे, अगर उस इंसान ने सपोज एक्स इंसान की है, मैं अपना नाम नहीं लूंगी इस केस में यहाँ पर, एक्स इंसान की ये FD है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा हुआ, तो बैंक में जाके सपोज वाई इंसान है जो कि नॉमिनी होना चाहिए, या उसकी फैमिली का कोई पर्सन जिसको ये पैसा मिल जाना चाहिए। अब ये जब वाई जो है ये HDFC बैंक में जाएगा, तो इसको ये पैसा नहीं मिलेगा इनिशियली, इसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने पड़ेगी, तब जाके उसे ये पैसा मिलेगा। वेयर एज द सेम थिंग कुड हैव बीन वेरी वेरी इजी, जब ये इंसान FD बना रहा है, अगर तभी ये इंसान एक नॉमिनेशन का छोटा सा फॉर्म होता है वो भर देता, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल ऑल्सो कि घर में आप अपने पेरेंट्स को भी जरूर बताइए। देखिए, वी ऑल वांट कि कुछ भी किसी को कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहे, लेकिन हमने बैंक में, आप मानेंगे नहीं, कितना लैक्स और करोड़ ऑफ रुपीज ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, जो कि किसी भी उसके फैमिली मेंबर या किसी को नहीं पता होता, ठीक है, और वो बैंक अपने डिस्पोजल पे यूज कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास कोई इंसान है ही नहीं है क्लेम करने के लिए, कोई आके कहेगा कि हाँ जी ये पैसा मेरा है, तभी तो बैंक देगा। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि प्लीज अपने घर में भी बोलिए कि नॉमिनेशन फॉर्म हर केस में, बी इट अ सेविंग अकाउंट, FD या कुछ भी हो, नॉमिनेशन फॉर्म जरूर और जरूर भरिए। चलिए, बैक टू द FD। ये जो चीज है ये क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गया है आपका, इस तरीके का जो डिपॉजिट होता है हम उसको क्या कहते हैं, इस तरीके के डिपॉजिट को हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक है। इसी का ही दूसरा एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। नंबर 1 इज द फिक्स डिपॉजिट, नंबर 2 इज द रिकरिंग डिपॉजिट। यस, रिकरिंग डिपॉजिट क्या हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट को हम बोलते हैं RD। रिकरिंग डिपॉजिट को क्या बोलते हैं हम? RD। ये क्या चीज होती है, किसी ने सुना है रिकरिंग डिपॉजिट? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, बताइए क्या होता है? मैम ये होता है जो रेगुलर बेसिस पे विड्रॉ और डिपॉजिट करते हैं, तो उनके लिए कुछ टाइम के लिए ना उनके लिए ये अकाउंट खोला जाता है कि ये भी एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, बट इसमें जो इंटरेस्ट होता है फिक्स डिपॉजिट से कम होता है, और इसमें मतलब मिनिमम कुछ टाइम के लिए खोला जाता है, उसके बाद ये फिर इंटरेस्ट के साथ इनको पैसा मिल जाता है मे हाँ बी। जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, जो भी इसमें गलतियां हैं वो मैं ठीक कर देती हूँ। कोई और स्टूडेंट जिसको पता हो RD का? मैम, हाँ जी। इन्वेस्ट किया जाता है देखिए, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट है तो बट ऑफ कोर्स एक टू पे पर्टिकुलर टाइम द पीरियड के फिक्स्ड लिए होता है। अमाउंट। हाँ जी, क्या कहा आपने?
चलिए मैं बता देती हूँ रिकरिंग का मतलब क्या होता है। रिकरिंग मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन। जैसे मैंने यहाँ पर एफडी का एग्जांपल लिया था और एफडी में मैंने आपको दिखाया था 10,000 रुपीज, ठीक है। अब हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास में कि 10,000 रुपीज एकदम ना हो, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन वन टाइम में उसको 10,000 रुपीज या 1 लाख नहीं निकाल सकता। तो जनरल हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। व्हेन यू आर नॉट बीन एबल टू सेव अ बिग अमाउंट इन वन शॉट, तो हमारे पास में रिकरिंग डिपॉजिट का एक ऑप्शन होता है। रिकरिंग डिपॉजिट जनरली उन लोगों के लिए होता है जिनको हम एक तरीके से सेविंग की हैबिट डलवाना चाहते हैं, जैसे कि अपने बच्चों को, जैसे कि आप लोग हो गए कि इनकम थोड़ी सी है बट स्टिल यू वांट टू हैव दैट सेविंग हैबिट। सो दैट इज आप लोग किस चीज पे जाएंगे, आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट के जाएंगे। जैसे सपोज लेट मी गिव यू जस्ट वन एग्जांपल। आपके पेरेंट्स आपको पर मंथ 500 रुपीज देते हैं जस्ट जी खर्चने के लिए, ठीक है। पर मंथ देते हैं, चलो 1000 कर दूं, 500 ज्यादा कम हो जाता है, 1000 मिलता है खर्ची के लिए। पॉकेट मनी मिलता है या नहीं मिलता? नो मैम। नहीं, ओहो नो मैम, नो मैम। चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की बात है, फिर पूरे के पूरे आपको बहुत ज्यादा मिला करेगा, ठीक है। माई विशेज आर देयर फॉर दैट। चलिए, अगर आपको सपोज 1000 रुपी मिलता है एंड दैट टू पर मंथ, ठीक है। अब पर मंथ में से सपोज आपने 100 या 200 रुपी खर्च कर लिया, देन रेस्ट। अब मैं ये मानती हूँ कि आप सब जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे हैं, तो आप लोग खर्चा भी कम करेंगे, लेकिन आपके माइंड में क्या होगा, सेविंग वाला पार्ट होगा कि चलो इस पैसे को मैं कल के लिए सेव कर लेता हूँ। कितने पैसे बचे? 800। आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 300 या 400 खर्च हो जाएगा। सो दैट मीन्स ऑन एन एवरेज आपके हाथ में 500 रुपए पर मंथ बच रहा है। इस 500 रुपी पर मंथ का आप क्या करोगे? इस 500 पर मंथ का आप आरडी कर सकते हो। What will happen in this case? Suppose in January you will go to the bank and deposit 500 rupee. In February you will deposit 500. In March 500, April and so on. हर महीने आप जा जाके 500 रुपी डिपॉजिट कराओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल एफडी बनाने के लिए एक तो फर्स्ट शॉट में इतना सारा पैसा नहीं है इकट्ठे, आपके पास में 10,000 20,000 नहीं है, बट ये स्टिल 500 रुपए मिनिमम अगर आप पर मंथ निकालेंगे तो एट द एंड आपको कितना मिल जाएगा साल के एंड में? 6,000 तो मिलेगा ही 6,000। मिनिमम। ये मिनिमम मिलेगा, अभी इस पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है, ठीक है। जब आप 500, अब प्लीज आप में से एक स्टूडेंट ने एक इंटरेस्ट के बारे में बात कही थी, ये 500 जनवरी में डिपॉजिट हुआ और यहाँ पे दिसंबर में भी 500 हुआ, चलो नवंबर में भी कर देते हैं, बीच में भी सारे टाइम में हुआ डिपॉजिट। ये 500 सबसे पहले डिपॉजिट कराया था ना आपने, और ये 500 सबसे एंड में डिपॉजिट कराया है, ठीक है। जैसे हमारे पास में एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है, उसी तरीके से टाइम डिपॉजिट में भी, आरडी में भी हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सपोज वो भी है 6%। आजकल एफडीज आरडीज में काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 6%, इस पर तो आपको 6%, ये तो पर एनम होता है ना, ये बात तो आपको पता है ना, पूरे साल भर का होता है ना। अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने वो भी करा होगा कि हाँ जी 6 महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा या 3 महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये तो मैथ्स में कैलकुलेशन आती है ना बेसिक आप लोगों को। यस मैम, यस मैम। हाँ जी, तो यस इस मैम। 500 पर आपको 6% मिलेगा। तो क्या आपको इस 500 पर भी पूरा 6% मिलेगा जो आपने अप्रैल में डाला है? यस मैम। जब क्यों? ये 500 वॉज दी अमाउंट जो कि एंड तक चला है, ये तो अप्रैल में दिया है ना आपने 500 मुझे। तो इस 500 पर मुझे 6% कितने महीने के लिए मिलेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा मिलेगा। 8 या 9 महीने का मिलेगा। ये 3 महीने का नहीं मिलेगा। क्यों दे बैंक आपको इस 3 महीने का, जब आपने ये 500 रुपए बैंक के पास में इस 3 महीने तो रखा ही नहीं। ये 500 रुपए तो आपने अप्रैल में दिया है बैंक को। तो जितने टाइम के लिए आप बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हो, बैंक तो आपको उतने टाइम के लिए ही देगा ना इंटरेस्ट, ठीक है। प्रो राटा कह लीजिए, कंपाउंड होता है जब आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के नेक्स्ट टाइम में लेके जाते हैं। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं बात हो रही है, मैं यहाँ पे पर एनम के बारे में बात कर रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात तब होगी जब मैं 5 या 6 साल के लिए मैंने आरडी बनाई है, तो नेक्स्ट ईयर मेरा कौन सा पॉइंट कितना पैसा जाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगी। अभी तक ये पॉइंट समझ में आया? दैट मीन्स सबसे कम इंटरेस्ट मेरे को कितने पैसे पे मिलेगा बताइए? दिसंबर पर।
दिसंबर वाले 500 रुपए पे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का मिलेगा ना इंटरेस्ट, यस और नो? ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हमारे सिस्टम में होती है। आजकल हम बैंकिंग में यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है बैंकिंग का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं। नाउअडेज वी आर यूजिंग फिनेकल। फिनेकल इज अ सॉफ्टवेयर विच वी आर यूजिंग। तो ये चीजें जो बहुत पहले आप लोगों को, जो हमसे पहले बैंकर्स होते थे, उनको हाथ से करनी पड़ती थी, वी नीड नॉट टू डू ऑल दीज थिंग। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में होती है, ये वहीं से ही कैलकुलेशंस होती है। बट यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस, ठीक है? और ये 500 रुपए में मेरे को कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा नवंबर वाले में? मैम 2 मंथ्स का। नवंबर 2 मंथ्स का मिलेगा, क्योंकि ये वाला 500 रुपया सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास में 2 महीने ही रहा है। ये वाला 500 रुपये मेरे पास में पूरे के पूरे 12 मंथ्स के लिए रहा है। even though the rate of interest is the same, but it is going to be on a pro rata basis. pro rata मतलब proportionate basis पे हमारे पास में होगा। ये वर्ड होता है ना pro rata, वर्ड सुना है, अकाउंट्स में यूज करते हैं हम। यस मैम, Yes, यस मैम। प्रोपोर्शनेट, जिसको नहीं पता प्लीज लिख लीजिए, प्रो राटा, RATA, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट। शेयर्स में, हाँ जी, शेयर्स में भी यूज होता है ये वर्ड। क्लियर? मैम ये चैप्टर भी कौन सा हमें चल रहा है? मनी। मनी। आपका अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था क्या? यस मैम, मैंने आपको कॉल भी करा था और मैसेज भी करा था, और NIRC का मेरे पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, बस आपका नंबर था तो आपने फिर रिस्पॉन्स नहीं नहीं, करा। मैं, अच्छा वो आपका नंबर था। नहीं, मैं तो क्लास के बीच में तो फोन पिक नहीं करूंगी, तो इस वजह से कोई बात नहीं, हो गया ना आपको। मैंने उसमें नहीं, मैसेज करा था वैसे ग्रुप में कि लॉग इन दोबारा करके देख सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हो गया आपका, अच्छी बात है। ये हम वो कर रहे हैं, मनी चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें मैं डिपॉजिट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, टाइम डिपॉजिट एंड दी डिमांड डिपॉजिट, ठीक है ओके। जी? यहाँ पर टाइम डिपॉजिट में हमने 2 फॉर्म्स करी हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, इसमें भी एक और चीज होती है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। सपोज मैं RD जो है वो 3 साल के लिए करवा रही हूँ, करवा सकती हूँ ना? तो दैट मीन्स पहले साल में मुझे जितना पैसा मिलेगा, अब वो जब नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो बट ऑफ कोर्स 6000 तो है ही है, प्लस में इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास में। ये वाला जो अमाउंट है पूरा का पूरा, ये मेरा सेकेंड ईयर में जाएगा, फिर पूरी की पूरी कैलकुलेशन होगी, और फिर वो जो पूरा का पूरा अमाउंट होगा प्लस इंटरेस्ट, वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। एक और बात होती है, बैंक में जब हम इस तरीके की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सम टाइम सम कस्टमर से कि देखिए आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का न्यू FD या न्यू RD करिए, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट को टाइम टू टाइम क्रेडिट कर दीजिए। इसको कहते हैं इंटरेस्ट इनकम। सपोज आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, इस 6000 में मुझे 200 रुपए इंटरेस्ट का फायदा हुआ, 200 रुपए इंटरेस्ट मुझे मिला है, तो व्हाट आई वुड से कि इस सिर्फ 6000 को नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दीजिए कि हर साल मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको आप किसी मेरा अपना हम सेविंग अकाउंट देते हैं, सेविंग अकाउंट का एक नंबर होता है, उसमें आप क्रेडिट करते रहिए। ऐसा भी ऑप्शन होता है, ठीक है? और ये भी हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, इसलिए इसका नाम है टाइम डिपॉजिट। हमने पहला कौन सा टाइम डिपॉजिट करा है? हमने पहला टाइम डिपॉजिट करा है फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड द अदर वन, दिस वन इज द रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट। ये लिख लिया आप लोगों ने? प्लीज इसको लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। वेरी गुड। ये कंसेप्ट सिर्फ आपके बुक तक नहीं रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। लेट मी सजेस्ट यू वन थिंग, ऐसा करना, क्योंकि अपने मम्मी या पापा के पास में बैठ के एक बार आज ये बात उनको समझा देना। ऑल्दो उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी, दे विल बी वेरी हैप्पी दैट यू गॉट टू नो समथिंग न्यू, ठीक है? और बैंक से रिलेटेड काम अगर उनके बच्चों को, किसी भी पेरेंट्स के बच्चों को समझ में आता है तो उनको हमेशा अच्छा ही लगता है, ठीक है? एक बार उनको बताना, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपके माइंड से ये कंसेप्ट कभी भी नहीं निकलेंगे। प्लीज टेक इट एज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय सेल्फ, किसी ना किसी को आप ये चीज समझा देना, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है? डन दिस, कैन वी गो अहेड फर्दर? ठीक है,
फर्स्ट हमने किया था टाइम डिपॉजिट, यहाँ पे मैंने लिखा था ना आपके पास में, एक था टाइम डिपॉजिट, द अदर वन वाज द डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, हाँ जी, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जैसे कि वर्ड था टाइम डिपॉजिट, उससे हमने क्या निकाला था कि दैट इट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होगा? डिमांड डिपॉजिट हो गया इट इज अवेलेबल टू द कस्टमर ऑन डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन डिमांड? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी ऑन डिमांड का क्या मतलब है? जब किसी चीज डिमांड हो तो तभी हम वो उनको इशू करेंगे, वरना नहीं। और कोई? अच्छा, आपको सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट पता है? पूछे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, यस सीमा, जो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे डिमांड का वर्ड क्या हुआ? सॉरी, देखिए, आप कभी अगर बैंक में जाएंगे तो ओवर द काउंटर हम उनसे कहते हैं कि मुझे मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया निकालना है या 20,000 रुपये निकालना है। एफडी के केस में क्या होता है? पहले एक एफडी का एक नेगेटिव पॉइंट सुन लीजिए, एफडी और आरडी का। जब हम एफडी करवाने बैंक के पास में जाते हैं, तब सपोज मैंने एफडी को कराया है 5 साल का, 10,000 की एफडी मैंने कराई 5 साल की, तो दैट मीन्स मैंने क्या कहा बैंक को? जब मैंने 10,000 रुपए की एफडी, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है? जब मैंने 10,000 रुपए की एफडी 5 ईयर के लिए करवाई, तो दैट मीन्स मैंने बैंक को क्या कहा कि देखो, मैं आपके पास में 5 साल तक नहीं आऊंगी ये पैसा लेने के लिए। यही बात हुई है। मैंने अगर एफडी Yes, इतने टाइम ma'am. पीरियड की करवाई है तो दैट मीन्स मैं नहीं आऊंगी। अब मुझे जो है 3rd ईयर में अपने पैसे की जरूरत है, पैसा तो मेरा ही है ना। तो जब मैं बैंक के पास जाऊंगी कि बैंक, मेरा जो 10,000 रुपये आपके पास में है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एफडी के फॉर्म में वो आप मुझे वापस कर दो। तो बैंक क्या कहेगा? सर आपने तो कहा था 5 साल पे आओगे, आप तो 3 साल में आ गए। लेकिन बैंक मना तो नहीं कर सकता क्योंकि पैसा आपका है। तो अब, हाँ जी बोलिए। तो मैम वो जितनी मतलब जितने आप जैसे हम आपने बताया कि 10,000 का वो कर रहा है वो 5 ईयर्स के लिए, तो वो आप 3rd ईयर में जाओगे तो वो 2 साल का नहीं इंटरेस्ट नहीं देगा ना, वो जितना लगा है उतना ही तो देगा मैम, उसके बाद का हाँ इंटरेस्ट नहीं जी, देगा ना वो। हाँ जी, लेकिन एक और चीज भी है उसमें, वही बता रही हूँ मैं आपको। 2 मिनट शांति से 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, देन यू कैन वेरी वेल पुट द क्वेश्चंस। ठीक है? क्योंकि पता है क्या होता है, जब बैंक होता है ना, बैंक के पास में जब भी कोई डिपॉजिट करता है, साथ साथ में प्लीज लिखते रहिए, बैंक के पास में जब भी कोई कुछ पैसा डिपॉजिट करता है, बैंक उसे एज अ लोन किसी को दे देता है। मैं आपको वर्किंग ऑफ अ बैंक समझा रही हूँ, क्योंकि हम मनी कर रहे हैं, मनी के लिए बैंक की वर्किंग समझना जरूरी है। जब बैंक के पास में कोई भी डिपॉजिट आता है तो वो पैसा अपने हाथ में नहीं रखता, वो एज अ लोन किसी दूसरे को दे देता है। सपोज मैंने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाया, सिर्फ मैंने नहीं, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 10,000, वैसे तो कितने लाख करोड़ अकाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है। जब ये 10,000 रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो क्या ये बैंक इस 10,000 को अपने हाथ में रखेगा? नहीं, क्योंकि मैंने उसको उसमें डिपॉजिट कराया, तो बैंक क्या कहेगा, कोई ना कोई लोन लेने तो आता ही है ना। पर्सनल लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, बहुत सारे लोन्स होते हैं, लेने के लिए आता है। तो बैंक ये एज अ लोन किसी को दे देता है ना। मैंने सपोज कोई और इंसान गया, एक्स इंसान गया, उसने कहा मुझे 10,000 का लोन चाहिए, तो बैंक ने ये जो मैंने 10,000 इसको दिया है, वो 10,000 उठा के इसको दे दिया। क्यों? क्योंकि बैंक की यहाँ पर इनकम हो रही है। ध्यान से सुनिए, उसकी इनकम कैसे हो रही है? बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट कराते हो, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एफडी ओनली, 6% पे वो आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, यस और नो? यस मैम। 10,000 के बदले वो आपको 6% पे वापस करेगा, जबकि लोन के रेट आपको पता है कितने होता है? पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, या आपके पास में कार लोन हो, या कुछ भी हो, 10%, 10 to 13%। 8% ऐसे होते हैं। अगर मुझे अपना पैसा कहीं पे डाल के 13% मिल रहा है और मुझे किसी को सिर्फ 6% देना है, या सपोज 10% मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो 4% का गैप है, ये किसकी पॉकेट में गया? बैंक की पॉकेट में गया ना। और ये बैंक का प्रॉफिट है जिसके लिए बैंक काम करता है।
प्राइवेट बैंक्स इसके लिए काम करते हैं। कभी आपको फोन्स आते होंगे, आपके पेरेंट्स को फोन आते होंगे, ये लोन ले लो, वो लोन ले लो, हमसे ये ले लो, वो ले। क्यों? उनका तो काम बढ़ रहा है, दे आर वर्किंग फॉर दिस पर्सन। इज माई पॉइंट क्लियर? लिख लीजिए प्लीज इसे, प्लीज। मैम हाँ जी बोलिए। मैं मैम आपको जब कुछ बता बैंक रही हूँ। क्रेडिट हाँ जी बोलिए। मैम जब बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है तो हर एक सेविंग से मतलब हर एक सेविंग से वो मतलब जो सीआरआर काटता है वो कोई नहीं, मतलब आप फिर पीछे इससे पहले भी आराम से काटेगा। बोल दीजिए। वेट 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 प्रीति, आप पीछे आराम से बोल दीजिए पहले। आपका भाई आ रहा है या कोई आ रहा है शायद? यस मैम। मैम मतलब वो हर डिपॉजिट में वो हाँ जी। हर डिपॉजिट में सीआरआर काटेगा वो। सीआरआर नहीं है बच्चे, ये सीआरआर वगैरह के कंसेप्ट अलग हैं, वो मैं अलग से बाद में समझाऊंगी। सीआरआर को अभी इससे दूर रखो। मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया है जिस चीज के लिए बैंक काम करता है, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं बताया मैंने आपको कि बैंक को पैसा कहाँ से मिल ओके रहा है, मैम। प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है, दे वांट टू अर्न सम प्रॉफिट। सोशल वेलफेयर के लिए तो कोई भी काम नहीं कर रहा ना यहाँ पर इस समय। तो इसको पैसा कहाँ से मिल रहा है? ये 10,000 रुपए जो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक इसे अपना पैसा कह के अपनी पॉकेट में तो रख नहीं सकता ना, कि कल को मैं अगर मांगने के लिए जाऊं, क्या ये बैंक मुझे मना कर सकता है कि हाँ जी 10,000 रुपए नहीं है मेरे पास, आप वापस चले जाओ? क्या कोई भी बैंक ऐसा कह सकता है? नो। No. ठीक है, कभी भी नहीं कह सकता। तो इस वजह से जो आप अभी सीआरआर या एसएलआर कह रहे हैं, वो जब हम करेंगे तो मैं आपको ये वाला पॉइंट अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी सिर्फ ये है कि जितना भी पैसा बैंक के पास में आता है, बैंक एज अ लोन किसी दूसरे को दे देता है, और ये जो डिफरेंस होता है ये उसका प्रॉफिट होता है। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। जब मैंने एफडी बनाई 10,000 की 5 साल के लिए, और मैं थर्ड ईयर में उसके पास में चली गई, तो बैंक क्या सोचेगा? बैंक सोचेगा देखो इसके 10,000 को तो मैंने आगे एज अ लोन दे दिया ना, अब ये तो वापस आ गया मेरे से पैसे मांगने के लिए। अब हमने पैसा वापस मांगा, इस वजह से बैंक इससे तो नहीं पैसा वापस मांगेगा ना, या मांग लेगा? आपके पास में ये भी कॉल आता है कि आप आराम से ईएमआई दे रहे हो, तब भी आप पैसा वापस करो जल्दी। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने जब बैंक को कहा था कि मैं 5 साल बाद आऊंगा, तो बैंक ने आपका पैसा 5 साल के हिसाब से आगे फॉरवर्ड कर दिया। क्योंकि ये पैसा आपका है, तो बैंक आपको मना नहीं कर सकता। अब बैंक आपको क्या कहेगा कि सर देखो, आपने मुझे 5 साल कहा था और आप आ गए हो 3 साल में, सर यू नीड टू पे सम चार्जेस। पहले ये वर्ड था पेनल्टी। पेनल्टी वर्ड से बहुत लड़ाई होती थी, बहुत बैंक में हंगामे हो जाते थे कि तुम हमारे पैसे से हम मांगने के लिए आ रहे हैं तो पेनल्टी क्यों ले रहे हो। तो इसलिए हम लोगों ने पेनल्टी वर्ड हटा दिया। हमने क्या वर्ड यूज किया? हमने कहा चार्जेस। और इन चार्जेस का क्या नाम है? इस चार्जेस का नाम है प्री क्लोजर चार्जेस। कि 5 साल के बदले आप 3 साल में आ रहे हो, दैट मीन्स यू नीड टू पे सम चार्जेस, क्योंकि आप अपने जितना टाइम कहा था आप उससे पहले आ रहे हो। वो कभी हर एक बैंक का डिफरेंट होता है, किसी का 0.5 होता है, किसी का 1% होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, जब इस तरीके से हम मांगने के लिए जा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, आप में से अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा, बोला था कि 5 साल का इंटरेस्ट नहीं देगा, बट अब वो 5 साल का नहीं देगा, क्योंकि ये 10,000 कितने साल के लिए रहा है बैंक के पास में? ये 10,000 तो सिर्फ 3 साल के लिए रहा है ना, तो बैंक सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंगली 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा, सोच के बताइए मुझे। जिस दिन मैं ये 10,000 रुपए डिपॉजिट करने गई, उस दिन 5 साल की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, और 3 साल का उस दिन था 5%। सपोज ये था 5 साल का, ये था 3 साल का। अब आपने बड़ी इंटेलिजेंस दिखाई कि हाँ जी हम तो 8% वाला लेंगे, हमें इस पर 8% मिलेगा क्योंकि मेरी एफडी में 8% लिखा हुआ। लेकिन आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और आप चले गए उसके पास में 3 ईयर का, ये सोच के कि मैंने तो 8% किया, ये मुझे 8% पे देगा। द आंसर इज नो। वो उस हिसाब से जो उस डेट का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 3 इयर्स का, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? चित्रा क्या कह रहे हैं आप? इसको प्लीज रजिस्टर में लिख लीजिए, और किसी को अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लीजिए। ये बैंक और मनी टॉपिक्स का बेस है।
इनिशियली व्हेन आई वाज टीचिंग इन ICM में आई, जब सबसे शुरू में मैं आई थी क्वाइट ईयर्स बैक, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट में ये मनी और बैंकिंग का चैप्टर ही पढ़ाने आती थी, जस्ट ओनली आई एम स्पेशलिस्ट इन दैट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आती थी, बीइंग अ एक्स बैंकर एंड ऑल। तो प्लीज कभी भी, सिर्फ इसमें नहीं, कभी भी आगे पीछे भी आपको कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ भी चीज की प्रॉब्लम हो, यू कैन वेरी वेल आस्क मी एनी टाइम। हाँ जी, क्लियर हो गया? एनी डाउट? लिख लिया आप लोगों ने रजिस्टर में? ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास में होता है ऑन डिमांड, ऑन डिमांड में अगर मेरे पास में आता है, हमारे पास में यहाँ पर आता है just wait a second, just wait। जब हमारे पास में टाइम डिपॉजिट का कंसेप्ट आता है, तो इस टाइम डिपॉजिट में मेरे पास में दो चीजें आती हैं। एक होता है सेविंग बैंक, शायद आप लोगों ने सुना होगा। दूसरा होता है करंट अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है और करंट बैंक अकाउंट क्या होता है, एनीवन जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है बताइए प्लीज। मैम करंट अकाउंट में हम मतलब हम वो पेमेंट के लिए यूज करते हैं ज्यादातर। जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनके मतलब उनको पेमेंट करनी है, वो थोक में सामान खरीदते हैं, तो उनको जब पेमेंट करनी होती है, मतलब मान लो 1 लाख की उनको पेमेंट करनी होती है, बट अगर उनकी बैंक में 80,000 है तो वो 1 लाख की कर सकते हैं पेमेंट। ये बात आपको किसने बताई? मैम पढ़ाया था बैंक में, बैंक चैप्टर में है वो, इकोनॉमिक में। बिना किसी उसके, बिना किसी सिक्योरिटी के? मैम जो एक विदा ये जो आप कंसेप्ट बोल रहे हैं ना रजनी, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, क्योंकि बैंक तो अपने पास से एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं देता कभी भी किसी को। आप तो 80,000 के बदले 1 लाख के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट कर रहे हैं। इसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं कि गवर्नमेंट के पास, वो सॉरी बैंक के पास में सिक्योरिटी होगी तभी वो देगा। यस या मैम, ऐसी गवर्नमेंट पूरी सिक्योरिटी फॉर्मेलिटी होगी, होती है। बाउंड्स। यस हाँ मैम। जी, कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है तभी देता है। हाँ जी, यस एनी मैम। अदर एक्सप्लेनेशन? करंट मैम सेविंग्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है और करंट बैंक अकाउंट में आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। हाँ जी, और सेविंग जो होता है ये जनरली इंडिविजुअल्स के लिए होता है। करंट बैंक अकाउंट जो होता है ये बिजनेसमैन के लिए ये होता है। स्पेशल क्यों? ये क्योंकि हाँ जी, क्योंकि इनकी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं ये काफी ज्यादा होती हैं, और यहाँ पर हमारे पास में वंस इन अ मंथ हार्डली 5 से लेके 10 ट्रांजैक्शन होती हैं, और इनकी डेली की 5 से 10 ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो 6% वगैरह होता है, यहाँ पर इनको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। पूरे के पूरे इनका ऑपरेट करने के लिए करंट बैंक अकाउंट देते हैं। तो फिर आप सोचिए, एक बैंक में कौन बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर बैंक में क्यों जाएगा डिपॉजिट करने के लिए, फिर जब उसको कहीं पे इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है। बिजनेसमैन किसी भी बैंक में उसकी अदर फैसिलिटीज को देख के जाता है। ये जो आपने सभी एक ने कहा था ना कि 80,000 के बदले 1 लाख रुपए का चेक पास हो जाएगा, ये है अदर फैसिलिटीज। बैंक आपको कितनी जल्दी ओवरड्राफ्ट इशू करता है, या कितने आपके चेक बाउंस होते हैं, आपकी बैंक के साथ में कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी हैं, या आपके पास बैंक के पास में और कितनी सारे आपने अकाउंट्स खोले हुए हैं। एक जो बिजनेसमैन होता है वो सारे अलग से फैक्टर्स देखता है, तब जाके वो एक पर्टिकुलर बैंक में जाता है, क्योंकि उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा ना, ठीक है। अब सेविंग बैंक क्या हो गया? सेविंग बैंक हो गया जब आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं कहीं पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर्टिकुलर मिलता है। तो आप, सॉरी ये टाइम डिपॉजिट नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज डिमांड डिपॉजिट। हाँ जी बोलिए बोलिए। ये है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? सेविंग बैंक में मैं जब भी अपना पैसा डिपॉजिट करा रही हूँ, आई कैन गो एट एनी टाइम एंड आस्क फॉर माई मनी बैक, ठीक है।
मनी बैक में वो टाइम डिपॉजिट में भी मुझे नहीं मना करेगा, लेकिन वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ड्यूरेशन का जो पंगा होता है, प्लस उसमें प्री क्लोजर चार्जेस की वजह से वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वेयर एज इन द केस ऑफ अ डिमांड डिपॉजिट, आपके पास में आप कभी भी जाके ओवर द काउंटर, ये हम पहले वर्ड यूज करते थे, ओवर द काउंटर हम पैसा मांग सकते हैं। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया हुआ है। दैट मीन्स आप रात के 12 बजे भी अपने अकाउंट में से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यस मैम। अच्छा, एक बात अगर आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को बोला जाता है, मतलब जनरल जो कस्टमर है उसको बोला जाता है कि आपको सेविंग अकाउंट में 10,000 मेंटेन करना है, या कि कोई कोई बैंक आपको कहता है 15,000 रुपए मेंटेन करना है। क्या होता है ये? क्यों कहता है बैंक ये पैसा डिपॉजिट, मिनिमम बैलेंस, जिसको आपने वर्ड सुना होगा, मिनिमम बैलेंस सुना है ना? यस कोई बैंक आपसे कहता है कि हाँ जी हम 0 बैलेंस में भी अकाउंट खोल देंगे। यस यस, मैम। एज अ सिक्योरिटी नो हिमांशु, एज अ सिक्योरिटी नहीं होता। ये जो 10,000 और 15,000 है, जो मैंने अभी आपको बैंक का इनिशियल पॉइंट समझाया था ना, ये वाला पॉइंट डिपॉजिट करके वो फर्दर आगे ले जाएगा, क्योंकि ये वही वाला चीज है कि मिनिमम जब इतना उसके पास में रहेगा तो इसको तो बैंक किसी भी टाइम यूज कर सकता है ना। और अगर आपको पता है जब आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो बैंक चार्जेस लगाता है। यस मैम। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये आपकी एफडी नहीं है, लेकिन बैंक इस अमाउंट को आपके यूज करके आगे लोन दे रहा है किसी को। ये 10,000 तो आपने रखने ही रखने हैं, आज या कल कभी भी हो, ये तो आप रखोगे ही रखोगे। तो बैंक इसका क्या करेगा, बैंक इसको फटाफट अपने काम के लिए यूज कर लेगा। और जिस दिन आपका ये मिनिमम बैलेंस है कम होता है, बैंक उसी दिन इसमें से चार्जेस कट कर लेता है, जैसे कि वो एफडी के केस में कर रहा था। नाम डिफरेंट हो जाता है बट बैंक काम वही कर रहा है। वो इस 10,000 को भी आपके, ये जो आपका मिनिमम बैलेंस है उसको, बच्चे क्रेडिट क्रिएशन की बात अभी नहीं हो रही। बहुत अच्छी बात है कि आपको आगे के कंसेप्ट पता है, लेकिन अभी मैं जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज अभी आप थोड़ा सा उसी पर रहिए। इस 10,000 को भी वो अपने पास में उसी तरीके से ही यूज करता है, जस्ट टू give as a loan to the other person and just to have some profit from that. Clear? ये दोनों चीजें कौन सी होती हैं, सेविंग और करंट, इनको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। एनी डाउट? ये वाला पॉइंट प्लीज लिख लीजिए। 10,000 जो मिनिमम बैलेंस वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है, बैंक चार्जेस वाला। नो मैम क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? नो मैम क्लियर? मैम 10,000 जो लिमिट है वो सिर्फ प्राइवेट बैंक्स के लिए है ना? देखिए, जो नेशनलाइज बैंक्स होते हैं उनकी लिमिट कम होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं जैसे एसबीआई वगैरह है, तो वहाँ पे दूर दराज के रूरल एरियाज के भी लोग आते हैं, तो वहाँ पे लिमिट जो है वो 500 और 1,000 भी होती है। ठीक है, अब एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई है, वो जनरली आपको रिमोट एरियाज में नहीं मिलेगा। रिमोट एरियाज में ही तो बेसिकली लो सैलरीड इनकम लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पे 10,000 इनकम, वो बेसिक मिनिमम बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे? 10,000 ही नहीं होगा उनके पास में। ये जनरली अलग अलग बैंक के अलग अलग बैलेंस होते हैं। वहां पर भी आप अगर एक बहुत अच्छी सी नेगोशिएशन अगर आप करें, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और आप अपने एम्प्लॉइज का अकाउंट खोल रहे हैं, तब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो उनके साथ में डील करती हैं कि देखिए, अगर मैं आपको, मेरे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 1,000 लोग काम कर रहे हैं, तो इन 1,000 लोगों का जो मिनिमम बैलेंस है वो आप 1,000 रखोगे या 2,000 रखोगे। इस तरीके की डीलिंग होती है प्रॉपर। और ये जो मिनिमम बैलेंस कैसे होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस बैंक टू बैंक। एसबीआई वगैरह ने अपना 1,000 रखा हुआ है, कहीं कहीं पर इन्होंने 100 रुपए भी रखा हुआ है, डिपेंड्स अपॉन दैट। हाँ जी बोलिए। ना रूरल एरियाज में भी तो डिफर करता है नहीं? क्या चीज? हमें ये अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट होती है। जी 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 जी, डिफर करता है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी हमारी जो कंट्री है उसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करा है। जैसे दिल्ली जो है ये हमारा मतलब हाई सैलरी ग्रुप वाले रीजन में आता है। कुछ एक हमारा रीजन है जहाँ पे जैसे नोएडा में हम ये मानते हैं कि बिजनेस क्लास है या कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वहाँ पे वो सेविंग अकाउंट नहीं चलेंगे, वहाँ पे करंट अकाउंट चलेंगे और वहाँ पर भी आपके बहुत अच्छे अच्छे बैलेंस मेंटेन होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उनका जो ब्रांच मैनेजर होता है वो अपने हिसाब से थोड़ा सा इस चीज को डील करता है।
कि उसको कितना रखवाना है कितना नहीं रखवाना। ये पॉइंट क्लियर हुआ? एनी अदर डाउट इन दिस? क्लियर? आई होप दैट द मीनिंग ऑफ टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट इज क्लियर। इससे फर्दर जो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, SLR, CRR, क्रेडिट क्रिएशन, ये जो सब आप लोग बीच बीच में कह रहे हैं, ये सब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके अंदर आएगा। इस टॉपिक में अभी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी बोलिए। मैम एक ये भी होता है ना कि अगर जैसे हमारे पास SPF बैंक या समथिंग कोई भी बैंक हो। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं मैम? जैसे कोई SDF बैंक या फिर समथिंग कोई भी बैंक हो, उनके पास अगर लोन नहीं हो तो वो RBI से लोन ले सकते हैं ना? हाँ जी, ये आप CRR और तो SLR से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। मैम वो RBI से जब लोन लेते हैं तो RBI तो उनके लोन थोड़ी ना देती होगी, उनसे वो भी कुछ मतलब समथिंग अपनी डिमांड्स रखते होंगे। हाँ जी, बिना सिक्योरिटी के तो कोई किसी को कैसे देगा? यस मैम। बिना सिक्योरिटी के तो कोई किसी को पैसा भी नहीं देता ना, तो वो कैसे देगा? यस मैम, यस मैम। हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुए हैं? मॉर्टगेज, बैसिला, आप कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड? मुझे लग गया है कि आपके पास में नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अभी टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं। प्लीज स्टे ऑन द टॉपिक, ठीक है? यस, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, आइए पेज नंबर 96, जहाँ पे लिखा हुआ है करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट, जो कि मैंने अभी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर किया। 96 है, कौन सा पेज नंबर है? 97, 98, कौन सा पेज नंबर है? 100। मैम 100। 100। कोई टॉपिक मेरे बीच में छूट रहा है क्या? प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ आपको लगे कि कोई टॉपिक बीच में छूट रहा है तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट का मतलब अब आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट है मेरे पास में मॉनेटरी एग्रीगेट। आप रजिस्टर निकालिए प्लीज, लिख लीजिए, आई विल डिक्टेट इट टू यू। लिखिए प्लीज आप लोग, मॉनेटरी एग्रीगेट। मॉनेटरी एग्रीगेट होता क्या है? मॉनेटरी एग्रीगेट होता है, देखिए हर चीज, अगर मनी सप्लाई के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम जब ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, जब हम बड़ा वो देखते हैं कि मनी सप्लाई में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे, दैट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन हमारे पास में अलग होता है। जब RBI एस्टेब्लिश हुआ, उसने अपने पास में एक डेफिनेशन रखी कि हम इन चीज को जो है हम इनको मनी सप्लाई कहेंगे। फिर उसके थोड़े टाइम बाद जब और भी चीजें पिक्चर में आई, तब उन्होंने उस चीज को इंक्लूड कर दिया, जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, या आपके पास में प्लास्टिक मनी, या और भी तरीके से आजकल है। तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि इन सब चीज से भी तो ट्रांजेक्शन हो रही है ना, काफी सारा हमारे पास में गुड्स एंड सर्विसेज लेना और देना चल रहा है इससे भी, तो अलग अलग टाइम में RBI ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं फॉर द मॉनेटरी एग्रीगेट, और उसमें अलग अलग पॉइंट्स को ऐड किया है। जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कहा, मनी एग्रीगेट में मॉनेटरी एग्रीगेट, जिसको हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं, लिख लीजिए ऊपर स्लैश करके, मॉनेटरी एग्रीगेट स्लैश measures of money supply। ये क्या चीज है? ये वो है जिसमें M1, M2, M3, M4, शायद आपकी बुक में M4 नहीं है, या है? नो मैम। M3 तक ही है बस। M3 तक है, लेकिन वैसे हमारे पास में मॉनेटरी एग्रीगेट में 4 आते हैं पॉइंट्स, M1, M2, M3 एंड M4। M1 क्या है? M1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हमारे पास में सबसे नैरोअर कंसेप्ट है, जो सबसे इनिशियली जिसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है? और उसके बाद में आया M2, जिसमें हमने M1 में ही कुछ एडिशंस करी। देन वी गॉट M3, जिसमें हमने M2 या M1 में कुछ एडिशंस करी, एंड द लास्ट इज M4, जो सबसे ब्रॉडर कंसेप्ट माना जाता है मनी एग्रीगेट का, जो मॉनेटरी एग्रीगेट का, जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं। इन योर सिलेबस यू हैव ओनली टिल M3, तो आप इसी को ही याद करेंगे, इसको डबल टिक कर लीजिए। इसका ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं, द वन विच इज बीन गिवन इन द बुक, इसको डबल टिक कर लीजिए। ये तो आपको एज इट इज याद करने ही करने हैं, प्लस इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, प्लीज लिख लीजिए। समझ में आ गया? ये मॉनेटरी एग्रीगेट को डबल टिक कर लीजिए, इसका M1, M2, M3, M4 ये आपको याद होना चाहिए ऑन टिप्स, कि किन किन चीजों को ऐड करके मेरे पास में M1, M2, M3, M4 आएगा। लिखिए, रजिस्टर में लिखिए, द सप्लाई ऑफ मनी, रजिस्टर में लिखिएगा, बुक में उतना स्पेस नहीं होगा आपके पास। द सप्लाई ऑफ मनी इज गवर्न्ड बाय RBI। Just give me a moment, just 1 second.
Yes. The supply of money is governed by RBI. Full stop. The following are the alternative measures of money supply or measures of monetary aggregate. आप लोग लिख रहे हैं ना? यस मैम। लिखिए M1. M1 is equal to, this is what I am telling you is apart from the definition or the addition thing, apart from the formula which has been given in the book. आपको ये भी याद करने हैं. M1 is equal to C, capital C में लिखेगा please, C plus DD. C plus DD. यहाँ पर DD डिमांड नहीं है, यहाँ पर क्या है? DD डिमांड डिपॉजिट. मैं अभी लिखवाऊंगी आपको. C plus DD plus OD, capital letters. C plus DD plus OD. C is the currency. नीचे लिखिए please. C is the currency with the public which includes notes and coins. C is the currency with the public which includes notes and coins. Done? यस मैम। Second है DD. पहले C लिखा है, अब DD लिखिए. DD is the demand deposit with the bank held by the public and not the interbank deposits. Not the interbank deposits. Next है OD. OD is the other deposits with RBI which include current deposits of financial institutions. लिख लिया? यस मैम। सेकंड है M2. एक बार पहले M1 को समझ लेते हैं कि M1 क्या है. अदर डिपॉजिट होता है
जो विच इज द डिपॉजिट विद आरबीआई विच इंक्लूड द करंट डिपॉजिट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक बात देखिए, सबसे पहले समझते हैं सी। सी क्या होता है? जितनी भी करेंसी, जितने भी नोट्स आपके मार्केट में अवेलेबल है उसको हम कहेंगे सी। मनी सप्लाई में जितना आ गया विच आर अवेलेबल फॉर द सर्कुलेशन, ठीक है। सेकंड है डीडी। डीडी क्या है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब मैंने आपको बता दिया है। एक बात और सुनिए, क्या होता है कि हर किसी इंसान का अकाउंट एक ही बैंक में नहीं होता। देयर आर नंबर ऑफ बैंक्स व्हिच आर देयर, ठीक है। बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। आपने अगर किसी को कोई चेक देना है या मनी ट्रांसफर करना है, अगर मैं सिंपल सिर्फ चेक के बारे में बात करूं, आपने किसी को चेक दिया, हो सकता है कि आपका अकाउंट एचडीएफसी में हो लेकिन दूसरे का आईसीआईसीआई में हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है। 10,000 का चेक इशू हुआ है एचडीएफसी बैंक से आईसीआईसीआई में गया है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आईसीआईसीआई बैंक के होंगे जिन्होंने एचडीएफसी का बैंक दिया है, बैंक का चेक दिया है किसी को। कोई भी इंसान किसी भी बैंक का चेक दे सकता है ना जिसमें उसका अकाउंट हो। इस तरीके से क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बहुत सारे बैंक्स का अपना एक अमाउंट निकल के आता है। इस तरीके से कैसे होता है कि सपोज एचडीएफसी का ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ चेक्स व्हिच हैज बीन इशूड 50 लाख रुपए उसने आईसीआईसीआई को देने हैं, और आईसीआईसीआई का क्या निकल के आता है, उसके पास में जितने भी एचडीएफसी के चेक्स हैं, आईसीआईसीआई के पास में भी ऐसे बहुत सारे बैंक्स के चेक हो सकते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी के बारे में बात करूं तो सपोज आईसीआईसीआई के पास में 60 लाख रुपीस आ जाता है जो कि उसे देना है। वही वाली बात होगी कि एक ने दूसरे को 50 लाख देना है और दूसरे ने पहले को 60 लाख देना है, तो फाइनल सेटलमेंट कितने की होगी? फाइनल सेटलमेंट तो 10 की होगी ना। या पहले वो एक दूसरे को पहले 50 लाख देंगे फिर दूसरे उसको 60 लाख देगा, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि ये काम हमारा डेली बेसिस पे होता है। क्लियरिंग वर्ड आपने सुना हुआ होगा, सुना है कभी आप लोगों ने क्लियरिंग वर्ड कि हाँ जी हमारे बैंक की यस मैम, क्लियरिंग हाउस। यस मैम, यस मैम। तो एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे बैंक्स बैठ के एक दूसरे का अमाउंट जो होता है वो ऐसे करके क्लियर करते हैं। तो दैट मीन्स एचडीएफसी के पास में आईसीआई बैंक का भी एक अकाउंट होगा, क्लियरिंग हाउस जो पहले पीछे बैक ऑफिस जो ऑपरेशन होता है, और आईसीआईसीआई के पास में भी एचडीएफसी का बैंक अकाउंट होगा। और उसके पास में सिर्फ एचडीएफसी क्या, उसके पास में आप जितने भी येस बैंक ले लीजिए, एक्सिस बैंक ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, जितने भी बैंक होंगे उन सबका अकाउंट होगा। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वो सारे के सारे आपस में ट्रांजेक्शंस को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि जब तक ट्रांजेक्शंस हमारी इक्वल नहीं होती है, सबकी बुक्स क्लियर नहीं होती है, बैंक की वर्किंग क्लोज नहीं हो सकती, ठीक है। हमारे पास में एक थिंग होती है, एक वो कैसे कहते हैं, एक एंड ऑफ द डे करके एक हम रन करते हैं उसमें, जबकि जब हमारे बैंक की पूरी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। इस तरीके से जब डिफरेंट बैंक्स अपने सेटलमेंट्स को क्लेम कर देते हैं एंड में, तो हमारे पास में जनरली हर एक बैंक के पास में किसी दूसरे का अकाउंट होता है। तो यहाँ पर जो डिमांड डिपॉजिट लिखा हुआ है इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं इंक्लूड किया जाता एज पर द डेफिनेशन विच इज बीन गिवन, ठीक है। जो एक बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट है वो वाले पैसे को हम कंसिडर नहीं करते डिमांड डिपॉजिट में, वैसा वो भी तो होना चाहिए ना, लेकिन एज पर दिस डेफिनेशन ऑफ M1 हम उसको कंसिडर नहीं करते। क्लियर? गुड। लिखना चाहेंगे फटाफट जरा इसे अपने वर्ड्स में ताकि बाद में भूल ना जाए आप। ये इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है जो कि मैंने वर्ड आपको लिखवाया है, प्लीज लिख लीजिए। आप लोगों को कोई इंटीमेशन मिला है क्या, मतलब आप में से किसी ने मुझे मैसेज किया था कि फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होंगे फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, आप लोगों के पास में कोई ऑफिशियल इंटीमेशन आया है उस चीज पर? नो मैम। नो मैम। चांसेस आर क्वाइट रेयर कि इस टाइम में जब सारे के सारे लोग अपना एग्जाम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं, सीएस का भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया है जो नवंबर में होना था, ये पोस्टपोन टू दिसंबर। तो उस केस में तो मेरे हिसाब से फेस टू फेस क्लासेस होना पॉसिबल भी नहीं है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट कम। इवन अगर मुझे भी बुलाएंगे तो मैं भी एक बार शायद आने से पहले सोचूंगी। यस, नेक्स्ट है ये डीडी का क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोगों ने प्लीज।
क्योंकि आज हमारा लॉगिन थोड़ा सा देर से हुआ है, तो हम जरा 5-10 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक प्लीज। ठीक है, सेकंड है मेरे पास में ओडी। ओडी का क्या मतलब होता है, क्या लिखा है हमने ओडी में? ओडी इज द अदर डिपॉजिट विद आरबीआई विच इंक्लूड्स द करंट डिपॉजिट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल आईडीबीआई, एलआईसी, यूटीआई, ये सब जो होते हैं, इनका जो होता है जो डिपॉजिट हमारे पास में आरबीआई के पास में अकाउंट होते हैं। देखिए मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। पेज नंबर हिमांशु, ये मैं आपको अलग से लिखवा रही हूँ। द पेज नंबर विच इज देयर इन योर बुक दैट इज 100, पेज नंबर 100। द मॉनेटरी एग्रीगेट इज अ टॉपिक विच वी आर डूइंग। लेकिन जो आपके बुक में मॉनेटरी एग्रीगेट लिखा हुआ है, मैं उसके अलावा आप लोगों को डेफिनेशन दे रही हूँ, which I have asked you to write it down in the register। हाँ जी, ओडी क्या होता है? देखिए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मैंने आपको ये बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं करता। आप वहां पर जाके अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, एफडी, आरडी कुछ भी नहीं खुलवा सकते। तो आरबीआई डील किससे करता है? आरबीआई सिर्फ और सिर्फ बैंक से डील करता है। अगर वो डील कर रहा है तो क्या उसके पास में उनके अकाउंट होंगे? यस मैम। डील कर रहा है तो मनी में ही तो डील कर रहा है। मनी किस में हम रिकॉर्ड रखेंगे? मनी वुड बी देयर इन द नेम ऑफ द बैंक, बैंक के नाम पे वो पूरा का पूरा खुलता है। तो दैट मींस आरबीआई के पास में इन सारे बैंक्स का अपने पास में बैंक अकाउंट होता है। तो अदर डिपॉजिट में हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा नाउ द नेक्स्ट इज M2। एक बात बताइए, हम सारे लोग जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में करते हैं, अगर M1 जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन है, तब आपने पोस्ट ऑफिस भी सुना होगा। आजकल की डेट में भी आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, वो आज भी पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं। किस किसने सुना हुआ है पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जाके डिपॉजिट करते हैं? आपके घर में से किसी ने किया है? कभी सुना है किसी ने? क्या सुना है आपने? क्या करते हैं वहां पे? सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं क्या? गांव में करते हैं। हाँ जी, गांव में करते हैं। पोस्ट ऑफिस बहुत ज्यादा फेमस है, जहां पर हमारे पास सुना है पर कभी किया नहीं। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? पोस्ट ऑफिस जो एक पहले जनरल होता था, पोस्ट ऑफिस होता था एक की पोस्ट दूसरे तक पहुंचाने के लिए, इस चीज का, इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की रीचेबिलिटी देखिए कितनी ज्यादा है, गांव में या बहुत ही रूरल एरिया, जो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहां पर भी अगर आपके पास में एक लेटर का एक बॉक्स लगा हुआ है या एक इंसान वहां पे जा रहा है उसको ऑपरेट करने के लिए, दैट मीन्स वहां पर स्कोप है कि वो इंसान बैठ के आपकी ट्रांजेक्शन्स भी कर सके। अगर वो इंटेलिजेंट इंसान है, थोड़ा सा सिर्फ उसको दरवाजा खोलना है और बंद करना है और थोड़ा सा उसको काम कर दिया जाएगा। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करा, पोस्ट ऑफिस को थोड़ा सा हाई लेवल पर लेके चले गए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बहुत ज्यादा रीचेबल था लोगों के लिए। और गांव वगैरह में लोग अभी भी पोस्ट ऑफिस और एसबीआई पर जितना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वहां पर आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक ले जाओ, उतना वो ट्रस्ट उन लोगों पे, उन इंस्टीट्यूशन पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर नहीं करते हैं। अब पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस ने भी अपने पास में पैसे डिपॉजिट करने का, या आप लोगों ने सुना होगा एनएससी। एनएससी इज मोर और लेस लाइक एफडी। उसको इस समय आप मान लीजिए एनएससी जो होता है एफडी की तरीके से ही होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमारे पास में रखा जाता है। तो लोग पोस्ट ऑफिस में भी तो पैसा डिपॉजिट कर रहे थे ना, मनी है, डिपॉजिट कर रहे हैं, मनी सप्लाई में आएगा। सो दैट इज व्हाई इन M2 उन्होंने M1 की डेफिनेशन तो ली ही ली, प्लस में उन्होंने क्या किया, लिखिए M2 इज इक्वल टू M1। कैपिटल M है ये, स्मॉल m नहीं है, कैपिटल M है। Here what is the meaning of M? M is the money supply. M is what? M is the money supply. So M2 is equal to M1 plus post office saving bank deposits. Post office saving bank deposits. और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ये जो मैंने अभी आपको समझाया अपने वर्ड्स में लिख लेंगे प्लीज, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। एग्जाम में क्या आएगा इसमें से क्वेश्चन कि M1 कंसिस्ट ऑफ ABCD ऑप्शंस होंगे, कि आपको उसमें से बताना है कि M1 में क्या क्या आता है, किस किस चीज को प्लस करके आएगा। M2 किस किस चीज को प्लस करके आएगा, मैंने आपको लिखवाया है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। आपकी बुक में M1 प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ द सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, जितना भी आपके पास में टाइम डिपॉजिट से रिलेटेड पॉइंट होगा वो वाला, प्लस द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक्स, जितना भी आपके पास में एफडीज वगैरह जो देते हैं उसके इश्यूज जो है,
टर्म डिपॉजिट कौन सा होता है? अगेन द टाइम डिपॉजिट जो कि विद लेस देन 1 ईयर के हैं। इसको प्लीज आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। इट इज जस्ट लाइक अ फॉर्मूला विच यू डू इन द मैथ्स। एक फॉर्मूला होता है या स्टैट्स में जैसे आप फॉर्मुलेस करते हैं, ये सेम वैसे ही फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। इसमें कोई भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बस हाँ, इसका कुछ किस चीज को एडिशन करके ये वाला चीज आएगा, उसको यहाँ पे दिखा रहा है। तो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। वहां पे जो सेव करा जाता है पैसा, उसके जो बैंक डिपॉजिट में पैसा है वो हमारे पास से M2 में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? अरे हाँ यार, नेक्स्ट इज M3। यस, वेरी गुड खुशी की आपको याद है। M3 क्या है? M3 लिखिए, द RBI calls it as a broad money. RBI calls it as a broad money. BROAD, broad money. और M1 के आगे लिख लीजिए प्लीज। यहाँ पर M1 है नैरोर मनी, नैरो मनी, नैरो मनी, क्योंकि इसमें कम चीजें इंक्लूडेड है। और M3 जो है वो ब्रॉड मनी है क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे इंक्लूडेड है। M3 में क्या इंक्लूड होता है? M4 भी होता है हिमांशु। यस आई नो M4 भी होता है, लेकिन आपके बुक में नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता दे दूंगी, बट आई डोंट थिंक सो दैट यू वांट टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा। एटलीस्ट फॉर्मूले तो शायद आप सुनना याद रखना पसंद नहीं करेंगे। यस, हमारे पास में आता है M3 का फॉर्मूला लिख लीजिए। नो मैम नहीं चाहिए, मैं दे भी नहीं रही आपको। M3 होता है M1 प्लस time deposits with commercial banks. Time deposits with commercial bank, इसमें हम M1 में ऐड कर रहे हैं। M1 फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला नहीं है। M3 is equal to M1 plus time deposits with commercial banks. देख लिया? टाइम डिपॉजिट का मतलब क्लियर है? कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक जितने भी बैंक्स हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, बी इट अ नेशनलाइज्ड बैंक्स और द प्राइवेट सेक्टर बैंक, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है? टाइम डिपॉजिट का मतलब क्लियर है आप लोगों को? अभी मैंने पूरा का पूरा समझा दिया था। ठीक है? आपकी बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है M3 का, विच इज M2 प्लस टर्म डिपॉजिट ओवर 1 ईयर मैच्योरिटी। देखिए एक बार जरा बुक में देखिएगा, जो M2 की डेफिनेशन थी उसमें लास्ट पॉइंट था टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग विद इन 1 ईयर था। M3 की डेफिनेशन में ओवर 1 ईयर है, मतलब 1 साल से कम वाला M2 की डेफिनेशन में आ गए, 1 साल से ज्यादा वाला M3 की डेफिनेशन में आ गए। प्लस कॉल एंड टर्म बोरोइंग्स ऑफ द बैंक, बैंक की लिए जो बोरिंग होती है हम यहाँ पर इसको इंक्लूड करेंगे। इज इट क्लियर? अब जो मैं नेक्स्ट चीज करा रही हूँ इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी आप लोगों का माइंड थोड़ा सा फ्रेश है, मैं इंपॉर्टेंट चीज समझाऊं या इसको स्किप कर दूं नेक्स्ट क्लास के लिए, या पूरा ध्यान से सुन लेंगे आप लोग? ये बता दीजिए प्लीज। करा दो मैम, ठीक है। सुनिए फिर, हमारे पास में एक कंसेप्ट होता है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी ये किस चीज के ऊपर में डिपेंड करता है? मनी की वैल्यू किस चीज के ऊपर में डिपेंड करती है? मनी का हमारे साथ में लिंक होता है प्राइस के साथ में। वैल्यू और किस चीज से लिंक होता है? हमारा परचेजिंग पावर। हम ह्यूमन बीइंग की एक परचेजिंग पावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम परचेजिंग पावर जो एक वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं बाहर में किसी और इंसान के परचेजिंग पावर से रिलेटेड पॉइंट यूज करते हैं। यहाँ पर जो है हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 वर्ड्स। वन इज द वैल्यू ऑफ मनी, the other one is the purchasing power of money, and the one is the price.
ठीक है। अब एक बात बताइए, जब भी आपके पास में जो एक 100 रुपए का नोट है जो आज है, क्या आज से 10 साल पहले भी आप उतनी ही क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं जितनी आप आज खरीद पा रहे हैं? इज इट द सेम? डज द वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट इज द सेम? नहीं ना। नो। तो क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई है या घट गई है? वैल्यू मैम बढ़ गई है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है।